अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम की बैच नंबर 20 की डेमो क्लास या इसे ओरिएंटेशन क्लास भी आप कह सकते हैं, आप अटेंड कर रहे हैं। आज मैं आपको डेमो दूंगा गूगल लाइसियम में पढ़ाया किस तरह जाता है। इसके अलावा जो बैच नंबर 20 है उसकी तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि बैच नंबर 20 में कौन से कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे और वो आपके काम भी आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन से कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, और वो आपके काम भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल लाइसियम का इंट्रोडक्शन देता चलूं। गूगल लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे पीपीएससी, एफपीएससी और तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। गूगल लाइसियम पिछले 3 साल से डिफरेंट बैचेस को पढ़ा चुकी है। ये बैच नंबर 20 जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। कल 21 अगस्त से 20th बैच जो है गूगल लाइसियम का वन पेपर का वो स्टार्ट हो रहा है। तो गूगल लाइसियम के मोर देन 170 स्टूडेंट्स डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। कोई लेक्चरर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई फूड इंस्पेक्टर है, कोई असिस्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर कोई जूनियर क्लर्क है, कोई मैनेजर है। तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। लेक्चरर इस्लामियात भी हैं मेरे स्टूडेंट, लेक्चर साइकोलॉजी भी हैं, लेक्चर बायोलॉजी भी हैं, लेक्चर जोलॉजी भी हैं, लेक्चर बॉटनी भी हैं, लेक्चर केमिस्ट्री भी हैं। तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट लेक्चरर इंग्लिश भी हैं। तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम उसामा रियाज है। मैं फाउंडर एंड सीईओ गूगल वैसिम का। इसके अलावा मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मैंने अवेयरनेस कैंपेन की थी इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर। ये 2019 में मैंने की थी। और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मैंने इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर अवेयरनेस लेक्चर दिए थे। इसके अलावा आजरबाईजान में भी मैं इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर काम कर चुका हूँ एक प्रोजेक्ट के साथ। एज अ कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट में अटैच था। और वो प्रोजेक्ट भी जो था इंडोर एयर पोल्यूशन और इंडोर प्लांट से रेलिवेंट था। आजरबाईजान के एक सरकारी इदारे के साथ एज अ कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट मैं काम कर चुका हूँ। इसके अलावा जो मेरा अपना जीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो एक ऐसी चीज है जो तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में आनी है। तो 2008 में मैंने पहला क्विज कंपटीशन विन किया था अपने स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके अलावा अपने स्कूल में, जब तक स्कूल में रहा, क्विज कंपटीशंस विन किए, कॉलेज में विन किए। फिर यूनिवर्सिटी में आया तो प्रोविंशियल लेवल, नेशनल लेवल पे क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और कुछ विन भी किए। डिबेटिंग के अंदर भी एज अ पार्लियामेंट्री डिबेटर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। इसके अलावा जो मेरा वन पेपर का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 दफा असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का टेस्ट क्लियर किया है। 2019 में भी और 2022 में भी। 2022 में मैंने डिस्क्रिप्टिव नहीं था दिया, जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था। 2019 में मेरा डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर था। जो मेरी एजुकेशन है, जिसे आप कहते हैं सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया था यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की थी अजरबैजान से। वो स्पेशलाइजेशन जो थी यूएन की तरफ से मैंने की थी अजरबैजान में। एग्रीकल्चर के अंदर जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी 2019 की, वो एक कोर्स था। यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका प्रोजेक्ट था। तो
उसी सिलसिले में जो था वो मैंने एक स्पेशलाइजेशन कोर्स वहां से किया। फिर एक स्पेशलाइजेशन कोर्स मैंने किया था अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, ये पब्लिक पॉलिसी में था, ये एग्रीकल्चर में नहीं था। मेरा जो मास्टर्स है वो पॉलिटिकल साइंस में है। और मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर फिर पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस, तो डिफरेंट डिग्रीज जो है वो मैंने पढ़ी हैं, मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, जिसमें मेरा दिल करता है मैं इनरोल करवा लेता हूँ। इस तरह अभी मे भी मैं एमफिल पॉलिटिकल साइंस भी इनरोल कर लूँ जीसीयू लाहौर में। तो टेस्ट मैंने दिया था वो तो मेरा क्लियर हो गया। तो अभी मे भी मैं उसमें इनरोल कर लूँ या फिर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में डिग्री कर लूँ। तो मतलब 2019 से बाद से लेके कुछ ना कुछ जो है वो मैं इनरोल करवा लेता हूँ। ठीक है। तो डिफरेंट चीजें पढ़ने का जो है मुझे शौक है, इसलिए मेरे पास डिफरेंट चीजों का नॉलेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं जी, जो कल सेशन स्टार्ट हो रहा है इसकी मैं जरा आपको डिटेल्स बता दूं। उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको डेमो दूंगा कि मैं पढ़ाता किस तरह हूँ। और इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करना है। कल रात 9 बजे मैंने पीपीएससी लेक्चर जॉब्स का डिस्कस किया था। उसकी वीडियो आज गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं यानी 20 अगस्त को गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप लोगों को कल से अवेलेबल होगी। फिर एजुकेटेड जॉब्स का आज मैं आपको बताऊंगा, वो आनी तो है फ्यूचर में, 6 महीने बाद आई है, 5 महीने बाद आए, आनी तो है। ठीक है, वो ज्यादा देर तक अब रोकी नहीं जा सकती। 2 साल से तो रोकी हुई है, 2021 से जो है वो उनकी रेक्विजिशन जो है वो हो चुकी है 15,000 सीट्स की। पिछले साल पीटीए की गवर्नमेंट में हो गई थी, तो उससे ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता मजीद। तो उन्होंने आना ही आना है। अब वो 6 महीने बाद आए या नई गवर्नमेंट बनने के बाद आए, ये अलहदा डिबेट है, लेकिन उन्होंने आना है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा फिर और भी कुछ पीपीएससी एफपीएससी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो इस डेमो सेशन के अंदर जो है हम और भी चीजें, जो भी आपके माइंड में सवाल होंगे, उन सबको भी हम, उन सब क्वेरीज को भी हम सोल्व करेंगे। तो सेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 20 जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त 2023 से। मिनिमम मिनिमम 45 डेज का ये सेशन है। 60 डेज का भी जा सकता है। ठीक है। तो 60 डेज में भी जा सकता है, जब तक अच्छी तरह आप लोगों की तैयारी नहीं होगी, तो तब तक जो है वो मतलब 60 डेज तक जा सकता है। मैंने कंटेंट्स कवर करवाने होते हैं, मैं डेज को नहीं देखता। पिछले साल मेरा एक बैच 4 महीने पे गया था, एक बैच ये जो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया थी 6 महीने पे गया था, क्योंकि मैंने कंटेंट्स कवर करवाने होते हैं। तो ये चीज मैटर नहीं करती मेरे पास। तो 45 डेज की जगह ये 60 भी हो सकते हैं, मैं पहले बता दूं। ठीक है, ये 60 पे भी जा सकता है। तो मिनिमम मिनिमम का मतलब है कम से कम 6 हफ्ते का होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, तो मिनिमम। ठीक है, मिनिमम से मुराद है कम से कम 6 हफ्ते का तो होगा। क्लास की टाइमिंग जो होगी रात 9 बजे से रात 10:30 होगी। पहले इस बैच की टाइमिंग थी दोपहर 4:45 से 6:45 तक, लेकिन वो मैंने चेंज कर दी है। वो अब रात 9 से रात 10:30 क्लास की टाइमिंग हुआ करेगी। तो रात 9 से रात 10:30 तक क्लास की जो है वो टाइमिंग हुआ करेगी। मंडे टू फ्राइडे जो है वो क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी। लाइव क्लासेस होंगी जूम ऐप के ऊपर, जिस तरह अभी ये सेशन आप लोग ले रहे हैं जूम ऐप के ऊपर, इसी तरह ही जो है वो लाइव क्लासेस होंगी जूम ऐप के ऊपर। ठीक है। डेली टेस्ट हुआ करेगा, यानी जो हम मंडे को पढ़ेंगे उसका टेस्ट ट्यूसडे को होगा, जो हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे उसका टेस्ट वेंसडे को होगा। टेस्ट किस चीज पे हुआ करेगा? गूगल फॉर्म्स के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा। एमसीक्यूज होंगे, आपने वो सॉल्व करने हैं, फौरन आपको रिजल्ट पता चल जाएगा गूगल फॉर्म्स के ऊपर। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स रिजल्ट पता चल जाएगा, यानी 1 सेकंड से पहले पहले आपके पास आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह अटेम्प्ट किया। फिर जो हम वीक में पढ़ेंगे, यानी मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट मंडे को हुआ करेगा। तो पिछले वीक में जो भी पढ़ा होगा उसका टेस्ट जो है मंडे को हुआ करेगा।
जब आपका सेशन एंड हो जाएगा तब मैं 100 100 MCQs के फुल पेपर मॉक्स लूंगा। यानी 100 100 MCQs के कोई 2 3 पेपर जो है वो आपके होंगे। ठीक है, 2 3 पेपर आपके होंगे, 100 100 MCQs के, 100 100 MCQs के 2 3 पेपर होंगे। जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन डिफरेंट बुक से आपको नोट्स और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो डिफरेंट बुक्स होंगी उधर उधर से आपको नोट्स और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर्स आप लोगों ने खुद नोट करने हैं। लेक्चर्स आप लोगों ने खुद नोट करने हैं। ठीक है, आप लोगों ने खुद नोट करने हैं। स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट लेने हुए तो ले लेना, लेकिन लेक्चर्स आपको ने खुद नोट करने हैं, स्लाइड्स आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, कंप्लीट सेशन फी जो है वो 4,000 है। कंप्लीट सेशन फी 4,000 है। ठीक है, मैं लास्ट डिस्काउंट ऑफर दे रहा हूँ। जो लोग कल शाम 6 बजे तक बैच ज्वाइन करेंगे वो 3,000 जमा करवा सकते हैं। ये डिस्काउंट ऑफर जस्ट कल शाम 6 बजे तक है। उसके बाद देखें, जनवरी 2023 से ऑनवर्ड जितने भी बैचेस हुए उन्होंने 4,000 फी ही पे की है। ठीक है, 4,000 फी ही पे की है उन लोगों ने। बल्कि जो पिछला बैच था उसने 2,000 पर मंथ फी पे की है। तो 3 माह का वो बैच था, तो 2-2 हजार आप हिसाब लगा लें। तो ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, क्योंकि मैंने डेमो क्लास रखी है बैच से एक दिन पहले। तो अगर कल अगर कोई बच्चा कल शाम तक ज्वाइन करता है तो वो 3,000 के अंदर कर सकता है। कल शाम तक आप लोग 3,000 में कर सकते हैं ज्वाइन। इसके अलावा HBL बैंक अकाउंट जो है उसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं फी। 03004219 263 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर मैसेज करके आप जैज कैश और इजी पैसा के बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आपको जो भी फिजिबल है बैंक अकाउंट में, इजी पैसा, जैज कैश, जिसमें भी आपको फिजिबल है, आप फी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस चीज में भी, जी निदा जफर मिलेगी। जी मिलेगी। तो आपको जिस चीज में भी मतलब सहूलत है आप लोग उसमें फी सबमिट करवा सकते हैं। जैज कैश, इजी पैसा, और जिसमें भी करवानी हुई आप करवा सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अगला बैच होगा, यानी बैच नंबर 21, वो स्टार्ट होगा 28 अगस्त को, या फिर वो 5 सितंबर को। उसका मैं अभी डिसाइड कर लूंगा कि कब स्टार्ट करना है। तो वो 5 सितंबर या 28 अगस्त के राउंड अबाउट स्टार्ट होगा। उसकी फी 4,000 ही होगी। वो उसमें 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं होगी, उसकी फी 4,000 ही होगी। वो भी 6 हफ्ते का ही सेशन होगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने डिस्काउंट ऑफर अवेल करनी है वो कल शाम तक कर सकते हैं। ठीक है, तो कल शाम तक आप लोग कर सकते हैं, रात 9 बजे क्लास में बैठ सकते हैं। अब इस सेशन में मैं पढ़ाऊंगा क्या? ठीक है, ये जीके वगैरह मैं बता दूं कि इस सेशन का फायदा क्या होगा, इसमें पढ़ाऊंगा क्या। इसके बाद फिर मैं डेमो लेक्चर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो कंटेंट्स पढ़ाने हैं वो कौन से हैं। मैंने आपको पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाना है, इस्लामिक स्टडीज पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, जनरल साइंस पढ़ाना है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, उर्दू पढ़ानी है, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। ये तमाम कंटेंट्स हैं जीके के। ये जनरल नॉलेज के तमाम कंटेंट्स हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा, इन चीजों के अलावा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा, बुक्स का बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन में तमाम चीजें, जिस जिस टॉपिक को, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ भी है, आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स करवाऊंगा कि आप लोगों का जो जीके वाला जो पेपर है, 100 यानी जनरल सीट की 100% तैयारी होगी। इस सेशन से आपकी जी जो 100% जनरल सीट है उसकी तैयारी होगी। जो जनरल सीट है उसका कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास कि जनरल सीट क्या होती है? क्या सब बच्चों को पता है कि जनरल सीट क्या होती है? क्या आप लोगों को आइडिया है इस चीज का कि जनरल सीट कौन सी होती है और प्रोफेशनल सीट कौन सी होती है?
अच्छा, जिन लोगों को आइडिया नहीं है उन्होंने क्या करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। जिनको आइडिया नहीं है जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट का, उनको थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ कि जनरल सीट क्या होती है, प्रोफेशनल सीट क्या होती है। थोड़ा सा मैं 2 सेकंड के अंदर बताता हूँ। बहुत इजी सा सोल्यूशन है। अच्छा, अब आप लोगों को नहीं पता कि जनरल सीट क्या है और प्रोफेशनल सीट क्या है। इसके बारे में जानने के लिए दो हल हैं, दो सॉल्यूशंस हैं। या तो आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, या तो आप यूट्यूब के ऊपर जाएं और यूट्यूब के ऊपर जाके गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल ओपन करें। गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल ओपन करके ये वीडियो है, व्हाट इज पीपीएससी, व्हाट इज एफपीएससी, हाउ टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब। इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि जनरल सीट क्या होती है और प्रोफेशनल सीट क्या होती है। यानी कुछ बच्चे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि वो किस किस, मतलब आपके पास मैथ्स की डिग्री हो सकती है, बॉटनी की हो सकती है, जोलॉजी की हो सकती है, बीएड ऑनर्स हो सकता है, आप लोगों के पास केमिस्ट्री की हो सकती है, एग्रीकल्चर की हो सकती है, प्लांट पैथोलॉजी की हो सकती है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास डिग्री है और आपको नहीं पता कि आप किस किस गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हैं, तो ये वीडियो लाजमी देखें। इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि आप लोग जनरल सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल सीट्स का फिर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि जनरल सीट कौन सी होती हैं, और जनरल सीट का सिलेबस भी मैंने डिटेल से बताया। तो जिन बच्चों को इसका नहीं पता कि जनरल सीट क्या होती है, वो ये वीडियो देखें। एक तो सोल्यूशन ये है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, अपना नाम अपनी डिग्री लिख के और नीचे लिखें कि सर काइंडली सेंड लिंक ऑफ जनरल सीट इंफॉर्मेशन वीडियो, या जो भी लिख के मैसेज भेजना हो तो मैसेज लिख के भेज दें मुझे। ठीक है, फिर मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा और आप वो ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं मिलती तो ये फिर आप मुझसे जो है वो लिंक लेके देख लीजिएगा। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप यूट्यूब के ऊपर खुद इसको सर्च कीजिएगा, क्योंकि आपको गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस मिलेंगी जो आपके काम की हैं। ठीक है, और भी वीडियोस मिलेंगी जो आपके काम की हैं। अब बात करते हैं जी जीके की। जी बैम्स वाले भी जो हैं, बैचलर ऑफ ईस्टर्न जो मेडिसन मेडिकल साइंसेज या मेडिसिन मेडिकल साइंसेज है, बैम्स, इसका मुझे पता आइडिया है इस डिग्री का, कि 4 साल डिग्री है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी, फिर पाकिस्तान में ज्यादा। तो ये लोग भी जनरल सीट में एलिजिबल है। ठीक है, 5 साल की होगी है। तो जी ठीक है, 5 साल की है। तो ये वीडियो लाजमी देखें। इस वीडियो में, ठीक है, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, पहले इसमें सर्जरी नहीं था। ठीक है, बैम्स में पहले सर्जरी नहीं था होता। आज से 8 साल पहले इसमें सर्जरी नहीं था। अच्छा, तो इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बताया जनरल सीट्स क्या होती हैं। ठीक है, इस वीडियो में डिटेल से बताया कि जनरल सीट्स क्या होती हैं। अच्छा जी, अब एक तो ये आपको जनरल सीट्स में तमाम की तमाम जनरल सीट्स जो है, ये जीके का पोर्शन तमाम की तमाम जनरल सीट्स में काम आएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने लेक्चरर के एग्जाम्स देने हैं, लेक्चरर में लेक्चरर में 20% आना है जीके। पीपीएससी लेक्चरर में 20% आना है जीके। ठीक है, वो जो जीके है वो भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, 20% जीके जो है वो क्लियर होगा। ये जो 20% जीके यानी जो 20 एमसीक्यूज आने हैं, ये मेक और ब्रेक होगा आपके लेक्चरर के पेपर में। आपके लेक्चरर के एग्जाम में ये मेक और ब्रेक होगा। यानी इन 20 एमसीक्यूज ने डिसाइड करना है कि आपका मेरिट किधर रुकेगा। लेक्चरर के पेपर में जो 20 एमसीक्यूज जीके के इसीलिए डाले जाते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इसके अलावा पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, जनरल नॉलेज इंटरव्यू का पार्ट होता है, इंटरव्यू का हिस्सा होता है जीके। जीके के बगैर इंटरव्यू नहीं होता।
हाँ, जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यूज जो होते हैं वो थोड़े थक जाते हैं, तो वो आपसे सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट का पूछ के तो सब्जेक्ट से मुतालिक सवाल पूछ सकते हैं। इक्का दुक्का केसेस ये आ जाते हैं, लेकिन जीके इंक्लूड होता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, जीके इंक्लूड है। फिर ये तमाम के तमाम कंटेंट्स पढ़ने से आपका जो पीएमएस है, पीएमएस में ये आपके बहुत काम आएंगे, यानी जिस जिन बच्चों ने आगे असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम देना है, पीएमएस में देखिए 100 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, पेपर है, पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है, उसकी तैयारी होगी। फिर इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज के जो एमसीक्यूज होंगे उसकी तैयारी होगी। ज्योग्राफी, पीएमएस के जीके का, अच्छा पीएमएस के अंदर 100 एमसीक्यूज का जीके का पेपर है, पीएमएस के 100 एमसीक्यूज का जो जीके का पेपर है उसकी तैयारी होगी। ठीक है। फिर इसके अलावा पीएमएस के अंदर जो उर्दू है, उर्दू उर्दू के 30 से 40 नंबर की तैयारी होगी। ठीक है, पीएमएस के उर्दू की भी 30 से 40 नंबर की तैयारी होगी। इसके अलावा सीएसएस, आप में से जो बच्चे सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं, सीएसएस में जब आप अप्लाई करते हैं तो पहले होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहते हैं सीएसएस एमपीटी। ठीक है, सीएसएस एमपीटी की 100% तैयारी होगी इस बैच में, यानी जिन बच्चों ने सीएसएस करना है तो उन्होंने सीएसएस एमपीटी भी देना है। इस बैच में सीएसएस एमपीटी की 100% तैयारी होगी। ठीक है, यानी 200 एमसीक्यूज का जो पेपर है सीएसएस एमपीटी का, उसकी 100% तैयारी इसी बैच में होगी। इसके अलावा सीएसएस का जो रिटन एग्जाम होगा 1200 मार्क्स का, पाकिस्तान अफेयर सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर सब्जेक्ट है जी 100 मार्क्स का, उसकी 50 से 60 मार्क्स की तैयारी होगी। इस्लामिक स्टडीज में 20 20 मार्क्स के एमसीक्यूज की तैयारी होगी। फिर पीएमएस के अंदर, सॉरी सीएसएस के अंदर करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपकी 40 मार्क्स तक की तैयारी, 40 नहीं बल्कि 50 60 नंबर की उसकी भी तैयारी हो जाएगी। सीएसएस के अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 100 मार्क्स का पेपर है, उसकी आपकी 100/100 तैयारी होगी, यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी होगी इसी सेशन में। हालांकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ाने के टीचर्स अलहदा 5-6 हजार लेते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाने के जो फीस है वो 10 हजार है, 8 से 10 हजार। करंट अफेयर्स पढ़ाने की फीस जो है वो 8 से 10 हजार है, बेशक आप दूसरी अकेडमीज में पूछ लें। इसके अलावा सीएसएस के जो इंग्लिश है उसमें आपकी तकरीबन तो 40-50 मार्क्स की तैयारी होगी इंग्लिश की। ठीक है, फिर इसके अलावा सीएसएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेस बनेगी। जब मैं आपको वर्ल्ड मैप करवाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आपका 200 मार्क्स का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की भी मैंने टर्म्स पढ़ानी है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे। फिर जिन बच्चों ने और भी सब्जेक्ट्स रखने हैं तो आपको जो मैं आई लॉ की टर्म्स बताऊंगा, इंटरनेशनल लॉ की टर्म्स बताऊंगा, तो वो भी सीएसएस में आपको मदद करेंगी, एसए में भी और उधर उधर हर जगह पे। तो ये जो सेशन है जो कल से स्टार्ट हो रहा है और जो आगे भी स्टार्ट होगा, इसमें आपको ऑलराउंड तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें कोई एक जॉब की स्पेसिफिक तैयारी नहीं होगी, कोई एक जॉब की या कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं है। सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी तमाम पेपर्स को मद्देनजर रख के सेशन को डिजाइन किया गया है। इसके जो कंटेंट्स हैं वो तमाम चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बॉटनी नहीं पढ़ानी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, फिजिक्स नहीं पढ़ानी, मैंने आप लोगों को जो इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ाने, क्योंकि ना मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ना मैं बॉटनी का टीचर हूँ, ना मैं टीचर हूँ उसका मतलब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मास्टर्स लेवल की मैथमेटिक्स है वो मैं नहीं पढ़ाता। ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये जस्ट लेक्चरर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जस्ट लेक्चरर के अंदर आते हैं, जो लेक्चरर की जो जॉब्स होती है उसमें आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट पेपर आता है। जो बाकी जॉब्स हैं उसमें आपका सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता। जिस तरह आजकल पोस्ट आई है डिस्ट्रिक्ट जकात ऑफिसर की, ग्रेड 17 की पोस्ट है, पूरे जिले का ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट जकात ऑफिसर। उसका अगर आप सिलेबस देखें तो 100% जीके का पेपर है वो। ठीक है, उसमें आपकी डिग्री से कुछ भी नहीं आना, वो एक जनरल सीट है,
उसमें आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना, बेशक आपने एमबीबीएस की है, डीवीएम की है, फिजिक्स में डिग्री की है, बॉटनी में डिग्री की है, जोलॉजी में डिग्री की है, एग्रीकल्चर में की है, किसी भी चीज में अगर आपने डिग्री की है तो वो मैटर ही नहीं करती। इसी तरह तहसीलदार की जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब्स आती हैं, आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जॉब्स आती हैं, आपकी डिग्री में से एक लफ्ज नहीं आना। असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है मेल और फीमेल दोनों के लिए सूटेबल है। असिस्टेंट का काम ये नहीं होता कि उसने वो पर्सनल असिस्टेंट होता है या कोई सेक्रेटरी होता है, ये हरगिज मतलब नहीं है। असिस्टेंट का मतलब होता है ऑफिस को असिस्ट करने वाला। ठीक है, जिसने क्लैरिकल स्टाफ से काम करवाना होता है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, पेपर वर्क का काम है, वो असिस्टेंट ने क्लैरिकल स्टाफ से करवाना है। ठीक है, असिस्टेंट ने खुद कोई क्लैरिकल स्टाफ वाला काम नहीं करना होता, इसने सिर्फ मैनेज करना होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बड़ी परफेक्ट और सुटेबल जॉब है असिस्टेंट की, ऑफिस वर्क है। ठीक है, लड़कियां सुकून से कर सकती हैं असिस्टेंट की जॉब। ठीक है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, जो पुलिस की सब इंस्पेक्टर की, आपकी डिग्री में से एक लफ्ज नहीं आना। आपने बेशक जिस मर्जी सब्जेक्ट में डिग्री की है, आपकी डिग्री में से एक लफ्ज नहीं आना, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की भी जो जॉब होती है, पुलिस की भी जो जॉब्स हैं, वो जनरल सीट्स हैं। ठीक है, तो आपकी जो डिग्रीज हैं वो बस लेक्चरर के अंदर 80% है, 80 एमसीक्यूज आपकी डिग्री में, जस्ट एक पोस्ट है लेक्चरर, उसमें आने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डेमो देता हूँ, फिर मैं आपको स्कूल टीचर जॉब्स का भी बताता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के स्कूल टीचर, ग्रेड 16 ग्रेड 15 14 के गवर्नमेंट के स्कूल टीचर कितने लोग हैं जो बनना चाहते हैं आप में से, जो भी सेशन ले रहे हैं, बता सकता है कि आप में से कितने लोगों की ख्वाहिश है कि वो स्कूल टीचर बने। चलें, लेक्चरर के लिए भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा लाजमी, लेकिन स्कूल टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? दो तीन बच्चों ने कहा है कि जी हम स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, बाकी नहीं बनना चाहते होंगे। बाकी फिर क्या बनना चाहते हैं? मतलब आप लोग बनना क्या चाहते हैं? मतलब गवर्नमेंट जॉब आप लोग सिक्योर करना चाहते हैं, तो कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, मुझे आइडिया हो ना मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। तो मेरी ऑडियंस जो है वो बनना क्या चाहती है, मेरी ऑडियंस करना क्या चाहती है। तो एक ने कहा है जी कॉलेज लेवल पे, जी ठीक है। तो एक ने कहा है असिस्टेंट कमिश्नर, जी ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप पीएमएस करो या आप सीएसएस करो। जी ठीक है, लेक्चरर 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 ज्यादातर लिखा है। चले, अब मैं आपको एक डेमो लेक्चर देता हूँ, डेमो लेक्चर देता हूँ मैं अब आप लोगों को कि मैं पढ़ाता किस तरह हूँ। उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको स्कूल टीचर जॉब्स का बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको मैं स्कूल टीचर जॉब्स का बताऊंगा डिटेल से कि उसका क्या सिलेबस है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो डिटेल से हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, पीएमएस के पेपर हर साल होते हैं, पीएमएस के पेपर हर साल होते हैं। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक का मैं आप लोगों को डेमो लेक्चर देने लगा हूँ, ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से लिंक्ड टॉपिक है, और ये फिलोसफर्स का टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक ज्योग्राफी का भी डेमो लेक्चर दूंगा। मैथ के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल होता है। तो आप मेरे वो 5 मैथ के लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आप 5 लेक्चर्स देख के तो आपको आइडिया हो जाएगा, मैं वो लेक्चर्स भी दिखा दूंगा कि यूट्यूब पे किधर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ किस तरह करवाया जाता है। तो सबसे पहले आज की डेमो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ओरिएंटेशन क्लास को। तो जो पहली स्लाइड आपके सामने ओपन है, ये सोक्रेटिस की है। पेपर में क्या सवाल आता है, ये पेपर के अंदर सवाल आ चुका है कि सोक्रेटिस का ताल्लुक किस कंट्री से था, ये कंट्री नहीं कहते, सोक्रेटिस का ताल्लुक किस एथनिसिटी से था, किस एथनिसिटी से था सोक्रेटिस का ताल्लुक। तो सोक्रेटिस का ताल्लुक जो था वह ग्रीक था, ये ग्रीक नस्ल से ताल्लुक रखता था, यानी यूनानी था। तब ग्रीस नाम का मुल्क जो था वो पाया नहीं था जाता दुनिया में। यूनान यूनानी जो लोग थे, इनकी डिफरेंट सिटी स्टेट्स थी, यानी सिटी स्टेट्स। अब सिटी स्टेट्स क्या होती हैं? सिटी स्टेट्स
सिटी स्टेट्स क्या होती हैं कि एक ही शहर के ऊपर मुश्तमिल पूरा मुल्क, यानी एक सिटी है वो ही पूरा मुल्क हो। यानी एक शहर है, उसका अपना बादशाह है, ठीक है, अपनी फौज है, अपना वजीर आजम है, अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना इकोनॉमिक सिस्टम है। तो एक ही शहर के ऊपर पूरे का पूरा मुल्क बना हुआ है, ठीक है। यानी वन कंट्री वन, वन सिटी वन कंट्री। तो यूनान के अंदर क्या होता था, पूरा आज से 2000 साल पहले, 2600 साल पहले, 3000 साल पहले, जो यूनान था, जो ग्रीस था, ग्रीस तो हम अब टर्म यूज करते हैं ना, पहले ये ग्रीस नहीं था। डिफरेंट सिटी स्टेट्स थी, जिसमें जो फेमस सिटी स्टेट्स थी उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। एथेंस, एथेंस आज भी है, ग्रीस का कैपिटल एथेंस। फिर स्पार्टा, ये दो बड़ी फेमस सिटी स्टेट्स हैं पुराने ग्रीक, ठीक है, पुरानी ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं ये। एथेंस जो थी वहां पे जमहूरियत थी। लोग जो थे एक चौक के ऊपर, एक चौराहे के ऊपर इकट्ठे हो जाते थे, और वहां पे मिल के जो था वो किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी एजेंडे के ऊपर वोटिंग करके तो फैसला कर लेते थे। तो एथेंस के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। एथेंस के अंदर एक डेमोक्रेसी थी कि लोग जो थे एक जगह पे इकट्ठे होते थे, और जो भी उन्हें इश्यूज आते थे वो सॉल्व कर लेते थे। तमाम लोगों की जो राय थी वो बराबर थी, ठीक है। तमाम लोगों की इक्वल इंपॉर्टेंस थी, मतलब जो भी किसी ने मशवरा देना है, वोट देना है, उसकी इक्वल वैल्यू है, ठीक है। फीमेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, है मेल्स ही इकट्ठे होकर ये करते थे। स्पार्टा भी एक सिटी स्टेट था पुराने यूनान का। स्पार्टा के अंदर बादशाहत थी, ठीक है। देखें, एथेंस में जमहूरियत है, स्पार्टा में बादशाहत है। तो पुराने जमाने में जो यूनान था उसमें हर सिटी स्टेट का अपना निजाम था। यानी एक शहर है वो पूरे का पूरा मुल्क है, अपनी अपनी फौज थी सबकी। तो यूनान जो था ऐसे 3000 साल पहले, 2500 साल पहले एक सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो वहां पे सैकड़ों की तादाद में सिटी स्टेट्स थी। सोक्रेटिस का ताल्लुक एथेंस से था, ठीक है। सोक्रेटिस का ताल्लुक जो था वो एथेंस से था। तो सोक्रेटिस भी एक ग्रीक था। तो पेपर में सवाल आता है कि सोक्रेटिस का ताल्लुक किस नस्ल से था, किस एथनिसिटी से इसका ताल्लुक था। तो सोक्रेटिस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सुकरात, तो सुकरात का ताल्लुक जो था वो एथेंस से था, ठीक है, एथेंस से था। फिर पेपर में अगला सवाल क्या आता है कि सुकरात जो था, जो सोक्रेटिस था, वो मरा किस तरह था। तो सोक्रेटिस जो था ये अपने लोगों से, एथेंस के लोगों से डिफरेंट सवाल करता था, जो एथेंस के लोगों से बर्दाश्त नहीं थे होते, ठीक है। यानी आप किसी के जब ट्रेडिशंस, रिचुअल्स के खिलाफ कोई सवाल करें तो उसे हजम नहीं होते। तो एथेंस के लोगों ने डिसाइड किया कि सोक्रेटिस को जो है ना वो मार दिया जाए। तो जो मारने का तरीका का डिसाइड हुआ वो जहर का प्याला था। सोक्रेटिस को एक पॉइजन वाला जो था वो प्याला दिया गया, कप दिया गया, जो उसने पिया और ये मर गया। अगला जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि सोक्रेटिस का फेमस स्टूडेंट कौन था। सोक्रेटिस का कोई बकायदा स्कूल वगैरह नहीं था, यानी कहीं भी किसी भी जगह पे जाके सोक्रेटिस बच्चों को पढ़ा देता था। कोई फिक्स जगह नहीं थी, कोई फिक्स टाइम नहीं था, कोई फिक्स जगह नहीं थी। तो सोक्रेटिस के हजारों स्टूडेंट्स में से एक जो फेमस स्टूडेंट है सोक्रेटिस का, उसका नाम है प्लेटू। प्लेटू को हम उर्दू में कहते हैं अफलातून। अफलातून जो था, यानी जो प्लेटू था, वो फेमस स्टूडेंट है सोक्रेटिस का। प्लेटू भी ग्रीक था, इसका ताल्लुक भी एथेंस से था। प्लेटू जो था ये ग्रीक नस्ल से तो था, ठीक है, लेकिन प्लेटू साहब जो थे ये सोक्रेटिस से थोड़ा डिफरेंट थे। प्लेटू ने बकायदा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, ठीक है। मैं स्कूल की टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टर्म यूज करूंगा। यानी प्लेटू ने एक फिक्स टाइम रखा, एक फिक्स जगह रखी, और बच्चों को कहा कि आपने फिक्स टाइम पे, फिक्स जगह पे, एक जगह पे आ जाना, और वहां पे ही आपकी क्लास होगी। फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में यही तो फर्क होता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो एक फिक्स जगह पे होती है, फिक्स टाइम पे होती है, उसका एक फिक्स जो है ना वो चीजें, मतलब हर चीज। अब आप स्कूल को स्कूल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसकी बिल्डिंग एक जगह पे है,
एक फिक्स जगह पे बिल्डिंग है, उसका एक फिक्स टाइम है। बेशक लेक्चर्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम तो है कि सुबह इतने बजे से लेके इतने बजे तक जो है वो क्लासेस हुआ करेंगी। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं? फिक्स जगह पे है, फिक्स टाइम होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? वो क्या होता है, उसमें भी एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स जगह होती है जहाँ पे जो है वो क्लासेस होती हैं। ठीक है, फिक्स टाइम फिक्स जगह पे। तो प्लेटू जिसका ताल्लुक ग्रीक था, ग्रीक नस्ल से था, तो इसका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था उसका नाम था दी अकेडमी। ये जो आप लफ्ज सुनते हैं ना, अकेडमी अकेडमी अकेडमी, ये टर्म निकाली थी प्लेटू ने, अकेडमी, दी अकेडमी। तो इसके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम था दी अकेडमी। तो ये जो टर्म है अकेडमी की, यानी अब आप कहते हैं जी जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं वो अकेडमी है। तो अकेडमी बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम था जो प्लेटू का था। पेपर में तीसरा जो सवाल आता है इस टॉपिक में से वो यही आता है। पेपर में जो थर्ड क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से वो यही आता है कि प्लेटू का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था उसका क्या नाम था। तो प्लेटू का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था उसका नाम था दी अकेडमी। ठीक है, प्लेटू के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम था दी अकेडमी। ये तीसरा, थर्ड क्वेश्चन बनता है आज के टॉपिक में से। अगला जो सवाल है, जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है प्लेटो में से, या ओवरऑल इस टॉपिक में से जो फोर्थ क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है कि प्लेटो की एक फेमस किताब थी उसका क्या नाम है। तो प्लेटो की और भी बुक्स थी, लेकिन जो पेपर में एग्जामिनर पूछता है या जो ज्यादा फेमस बुक है उसका नाम है दी रिपब्लिक। तो दी रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की फेमस बुक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है कि प्लेटो की फेमस किताब का क्या नाम है। तो इसकी फेमस किताब का नाम है दी रिपब्लिक। यहाँ इस तरह भी एग्जाम में आता है कि दी रिपब्लिक जो है वो किस फिलोसफर की किताब है। तो ये प्लेटो की बुक है। पांचवा सवाल जो आज के टॉपिक का बनता है वो ये बनता है कि प्लेटो का एक फेमस स्टूडेंट था उसका क्या नाम है, जो इससे इख्तलाफ करता था, जो प्लेटो से बिल्कुल ऑपोजिट चलता था। तो प्लेटो का जो फेमस स्टूडेंट है जो इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता था उसका नाम था एरिस्टोटल, जिसे उर्दू में कहते हैं अरस्तु। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो था ये प्लेटो का स्टूडेंट था। एरिस्टोटल का ताल्लुक किस नस्ल से था? ये भी ग्रीक था। जो सिक्स क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल की एथनिसिटी क्या थी, किस एथनिक ग्रुप से इसका ताल्लुक था, तो ये भी ग्रीक था। ठीक है, अगला जो सातवां सवाल बनता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आठवां सवाल क्या बनता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल के जो फादर थे वो एक फिजिशियन थे। यानी बेशक एरिस्टोटल के फादर ने कोई एमबीबीएस नहीं था किया, कोई डीवीएम नहीं था किया, कोई बीईएमएस नहीं था किया, लेकिन एरिस्टोटल के फादर जो थे उस जमाने के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। ठीक है, तो एरिस्टोटल अपने फादर को देखता था कि उसके फादर किस तरह बॉडीज के वो ट्रीट करते हैं, बॉडीज की अटोप्सी करते हैं, यानी उनका जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं। तो एरिस्टोटल ने अपने फादर से सीखी थी साइंस, और इसी साइंस को फिर एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व किया, और इसने फिर अपनी जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी उसको साइंस, यानी साइंस स्टार्ट किधर से होती है? साइंस स्टार्ट होती है जो आपकी फाइव सेंसेस हैं, जो आपकी फाइव सेंसेस हैं वहां से स्टार्ट होती है साइंस। यानी साइंस के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, जो पहली चीज है, जो पहला स्टेप है वो होती है ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं फाइव सेंसेस से, अपने पांच सेंसेस से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो एरिस्टोटल ने कहा, ठीक है, जो जो सोक्रेटिस की जो थ्योरी थी ना, वो यूटोपियन थ्योरी थी। सोक्रेटिस ने कोई किताब नहीं थी लिखी, खलाई बातें की थी। सोक्रेटिस के जो कॉन्सेप्ट थे किसी बुक में नहीं है। ठीक है, वो खलाई उसने बातें की थी, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो किसी बुक में मौजूद नहीं है। जो प्लेटो था उसने जो फिलोसफी दी थी कि पॉलिटिकल एक स्टेट किस तरह की होनी चाहिए, वो भी यूटोपियन स्टेट थी। यूटोपियन स्टेट ऐसी होती है जो हकीकत से दूर हो। ठीक है, फिक्शन, यानी ख्वाबों ख्यालों वाली स्टेट, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं था वो स्टेट बनाई जा सके। एरिस्टोटल ने कहा कि स्टेट जो होती है वो आप अपनी फाइव सेंसेस से फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी स्टेट जो होती है उसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर आप रह भी सकते हैं। तो स्टेट उसने कॉन्सेप्ट के अंदर कहा कि ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टेट यूटोपियन नहीं होती।
तो इसने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी में रियलिटी बेस्ड जो थी वो फिलोसफी दी थी। इसने कोई ख्वाबों ख्यालों वाली फिक्शन वाली कहानियां नहीं बताई। तो इसीलिए इसे कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इसीलिए इसे कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। कि जो साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन किस तरह होगी, फाइव सेंसेस से की होगी, ये एरिस्टोटल लेकर आया था कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है नाइन्थ, एरिस्टोटल की फेमस किताब। एरिस्टोटल की जो फेमस किताब है वो है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इसकी फेमस किताब है, नाइन्थ या टेंथ जो भी क्वेश्चन बनता है। एरिस्टोटल की जो फेमस बुक है, इसका क्या नाम है, इसकी फेमस बुक का नाम है पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल का भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। जो एरिस्टोटल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था उसका नाम था लाइजियम। दी लाइजियम भी कह सकते हैं, लाइजियम। ये जो आप आजकल नाम सुनते हैं, अमेरिकन लाइजियम, गूगल्स लाइजियम, ब्रिटिश लाइजियम, फलाना लाइजियम, ये जो लाइजियम टर्म है ये एरिस्टोटल ने दी थी। यानी जो मैंने भी अपने ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो मैंने भी नाम रखा है वो लाइजियम रखा है। तो गूगल्स लाइजियम, गूगल जो था वो मेरा निक नेम है, तो अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि गूगल का लाइजियम। तो मेरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में निक नेम था गूगल, तो गूगल्स लाइसियम। ठीक है। तो जो लोग मुझे वैसे जानते हैं पर्सनली उन्हें तो पता चल जाता है कि गूगल्स लाइसियम का मतलब क्या है। लेकिन जिस तरह आप लोग हैं, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, आपको नहीं पता, आप लोग मेरे साथ यूनिवर्सिटी में नहीं थे, कॉलेज में नहीं थे, स्कूल में नहीं थे, तो इसलिए मैंने आज बता दिया, वरना मैं स्टूडेंट्स को बताता नहीं। तो मेरा निक नेम था गूगल, तो गूगल्स लाइसियम। ठीक है। तो गूगल्स लाइसियम जो है वो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम है जिसकी डेमो क्लास आप ले रहे हैं। लेकिन एरिस्टोटल का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था इसका नाम था लाइजियम। तो अकेडमी की टर्म ये पूरी दुनिया ने कॉपी की है प्लेटो से, और लाइजियम की टर्म पूरी दुनिया ने कॉपी की है एरिस्टोटल से। ठीक है। तो लाइजियम जो था वो एरिस्टोटल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। ठीक है। इसका एजुकेशन इंस्टीट्यूट था लाइजियम। एरिस्टोटल का भी एक फेमस स्टूडेंट है जो पेपर में आता है, कि एरिस्टोटल के फेमस स्टूडेंट का नाम बताएं। ठीक है। उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अच्छा, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये बैच के अंदर स्लाइड्स अपडेटेड होंगी, ये पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर ही लिखे होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो टीचर था उसका नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल था अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर। पेपर में ये भी इस तरह भी सवाल आ जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर कौन था, तो वो एरिस्टोटल था। इस तरह भी आ जाता है कि एरिस्टोटल का स्टूडेंट कौन था फेमस, तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था। अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताल्लुक कहाँ से था, ये भी पेपर में सवाल आता है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताल्लुक था मैसिडोनिया से। मैसिडोनिया वाले भी जो है यूनानी है, ग्रीक ही हैं, लेकिन वो मैसिडोनियन ग्रीक्स हैं। ठीक है। मैसिडोनिया से ताल्लुक था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। मैसिडोनिया मुल्क भी है। अब आधा मैसिडोनिया यूनान में आता है, जिसे वो कहती हैं मैसिडोनिया, और एक जो सेपरेट कंट्री है उसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। तो नॉर्थ मैसिडोनिया यूरोप का एक मुल्क भी है। ठीक है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो यूरोप का एक कंट्री भी है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताल्लुक था मैसिडोनिया से, जिसे उर्दू में कहते हैं मकदोनिया। तो इस्कंदर मकदोनी, मैं अजरबैजान में था तो मेरे जो क्लास फेलो उसे टर्किश, तो वो इसे इस्कंदर मकदोनी कहते थे। यानी जब भी हमारी हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन होती थी, तो जो मेरे तुर्किया के क्लास फेलोज से जिनका ताल्लुक तुर्किया से था, यानी टर्किश जो क्लास फेलोज थे, वो इसे कहते थे इस्कंदर मकदोनी। तो ये जो तुर्की लोग, ये जो टर्किश लोग हैं, ये सारे के सारे से मकदोनी मकदोनी कहते हैं। हम कहते हैं सिकंदर आजम, वो इसे कहते हैं सिकंदर मकदोनी। तो ये मैसिडोनिया से इसका ताल्लुक था। ठीक है। इसी तरह ही मैं एक और टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जी। डेमो क्लास है तो एक और टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद आइडिया हो। अच्छा जी, आप लोगों के सामने जो पिक्चर है, अब मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, एक और डिफरेंट टॉपिक, ताकि आपको आइडिया हो
ये ज्योग्राफी की दो टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, ओशियन और सी में डिफरेंस, कि ओशियन क्या चीज है और सी क्या चीज है, इसमें थोड़ा सा फर्क बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि मैं ज्योग्राफी किस तरह की पढ़ाता हूँ। मैथ का भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैथ के मेरे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं, उनको देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ की समझ आती है नहीं आती। ठीक है। तो ये आपके सामने जो पिक्चर है इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक आपको नजर आ रही है लैंड, जमीन। दूसरी जो चीज आपको नजर आ रही है वो आ रही है वाटर, पानी। अर्थ के ऊपर जितनी भी जमीन है, जितनी भी लैंड है, उसको हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, 7 बड़े आजमों में तकसीम किया हुआ है। ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने तमाम जमीन को डिवाइड किया हुआ है। अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है, अगर इस पिक्चर में देखें तो वो लगता है कि जिस तरह एक ही ओशियन है। यानी इस पिक्चर को अगर देखें आप, मैं जरा मिटा के तो आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए ये जो पानी है, ये आपको फील होगा कि ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो पानी है ये जुड़ा हुआ है अगले पानी के साथ, और ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो तमाम जो पानी दुनिया के ऊपर पाया जाता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये नहीं है कि दीवारें हैं अंदर या कोई पहाड़ आ जाते हैं, देखें ये इसके साथ दूसरी साइड जो है कनेक्टेड है। तो पूरी दुनिया के ऊपर ये जो एक बहुत बड़ा समंदर पाया जाता है जिसे हम ओशियन कहते हैं, ठीक है, ओशियन जो पाया जाता है वो एक ही है। ठीक है, वो एक इतना बड़ा ओशियन एक ही है। अब इतना बड़ा ओशियन एक है, तो अगर हमने फर्दर स्टडी करना है, फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा फर्दर ओशियंस में। ठीक है। तो हमने क्या किया अपनी आसानी के लिए, हमने इस वाटर को, ये जो पानी अर्थ सरफेस पे पाया जाता है, जो अर्थ की 71% सरफेस को कवर करता है, इसको हमने 5 ओशियंस में डिवाइड किया, 5 ओशियंस में तकसीम किया। ठीक है, 5 ओशियंस में इसे हमने तकसीम किया ताकि हम अपनी आसानी कर सके। यानी मैं कहूं कि मैं ओशियन में जा रहा हूँ, किस ओशियन में जा रहा हूँ, कहाँ पे ओशियन पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप क्या बताऊंगा, तो फिर मेरे घर वालों ने दोबारा पूछना है भाई कौन से ओशियन में जा रहे हो, किधर जा रहे हो। फिर मैं उन्हें कहूंगा इंडियन ओशियन में जा रहा हूँ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा इंडियन ओशियन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस खित्ते में मैं जा रहा हूँ। अगर इंडियन ओशियन में जा रहा हूँ तो स्टिक वाले इलाके में जा रहा हूँ। अगर मैं अपने घर वालों को जी मैं ओशियन जा रहा हूँ, वो पूछ के कि कौन से ओशियन में जा रहे हो, मैं उन्हें कहूंगा अटलांटिक ओशियन जा रहा हूँ, तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि मैं इधर जा रहा हूँ, इस हिस्से में जा रहा हूँ। ठीक है। यानी ये क्लासिफाई हो गया, ये थोड़ा सा डिवाइड हो गया, ये थोड़ा सा मजीद जो है वो आसानी होगी कि मैं जा किधर रहा हूँ। ठीक है। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन की गई, फिर फर्दर जो है वो आसानी के लिए इसको मजीद डिवाइड किया गया ओशियंस में, सीज वगैरह में। वो भी बताता हूँ कि सी क्या होती है। ठीक है, उसका भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सी होती क्या है। अब ओशियन होता क्या है, तो पहली इसकी जो डेफिनेशन है वो है द होल बॉडी ऑफ साल्ट वाटर दैट कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि जो पानी है वो अर्थ की 71% सरफेस को कवर करता है। ये पेपर में सवाल आता है कि जो वाटर है वो अर्थ के कितने परसेंट सरफेस को कवर करता है। जो वाटर है वो अर्थ की 71% सरफेस को कवर करता है, 71% अर्थ की सरफेस को कवर करता है पानी। ये पीएमएस में भी सवाल आ चुका है, सीएसएस में भी एमसीक्यू आ चुका है, ये पीपीएससी में बहुत दफा आ चुका है, एफपीएससी में भी आ चुका है। तो इतने कॉमन कॉमन एमसीक्यूज भी एग्जामिनर पूछ लेता होता है और बच्चों को नहीं आ रहे होते, स्टूडेंट्स को ये एमसीक्यूज भी नहीं आ रहे होते। तो जो पानी है, जो वाटर है, वो 71% अर्थ सरफेस को कवर करता है। अब उसी डेफिनेशन, इसी चीज को इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओशियन हम उसे कहते हैं, वो साल्ट वाटर बॉडी, वो खारे पानी की बॉडी जो अर्थ की तकरीबन 3/4 सरफेस को कवर करती है। यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक 3/4 से मुराद 71% ही है, 75% नहीं, 71% का ही वो इंडिकेट कर रहा है, उसका ही हवाला दे रहा है।
तो ये जो डेफिनेशन है इससे मुराद यही है कि 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करने वाला जो साल्ट वाटर बॉडी है उसे हम ओशन कह देते हैं। ठीक है। अगली डेफिनेशन अगली डेफिनेशन क्या है जी? एनी ऑफ द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सच एज अटलांटिक ओशन इनटू विच द ग्रेट ओशन इज डिवाइडेड। अब ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ये बेसिकली डेफिनेशन है ग्रेट ओशियन की। अब आप लोगों के माइंड में आएगा ये ग्रेट ओशियन क्या है? वो ओशियन जो अर्थ की 71% सरफेस को कवर करता है उसे हमने कह दिया ग्रेट ओशियन। वो ओशियन जो अर्थ की 71% सरफेस को कवर करता है उसे हमने कह दिया ग्रेट ओशियन। ठीक है। वो पूरे के पूरे पानी की वाटर बॉडी को हमने कह दिया ग्रेट ओशियन। ठीक है। जो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करती है उस पूरी की पूरी पानी की साल्ट वाटर बॉडी को हमने कह दिया ग्रेट ओशियन। अब ये जो ग्रेट ओशियन है इसको हमने अपनी आसानी के लिए और मजीद 5 वाटर बॉडीज में डिवाइड कर दिया है। इन पांचों वाटर बॉडीज को भी ओशियन कहते हैं। अटलांटिक ओशियन कहेंगे तो आपको पता चलेगा कि अटलांटिक ओशियन की बात हो रही है, अकेला अटलांटिक नहीं कहेंगे। इंडियन ओशियन कहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन ओशियन की बात हो रही है, अकेला इंडियन नहीं कहेंगे। पैसिफिक ओशियन कहूंगा तो आपको पता चलेगा कि पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है। आर्कटिक ओशियन कहूंगा तो आपको पता चलेगा ओशियन की बात। तो ओशियन की टर्म जो है वो उन 5 बड़ी वाटर बॉडीज के लिए भी यूज की जाती है जो इस ग्रेट ओशियन से हमने क्लासिफाई किए हैं। जो इस ग्रेट ओशियन को हमने डिवाइड करके जो 5 वाटर बॉडीज बनाई हैं उन्हें भी ओशियन कहा जाता है। ठीक है। तो ओशियन की टर्म उन 5 वाटर बॉडीज के लिए भी हम यूज करते हैं जो ग्रेट ओशियन से हमने निकाली हैं, या ग्रेट ओशियन को डिवाइड करके जो 5 वाटर बॉडीज में हमने तकसीम किया है उसको उन 5 वाटर बॉडीज को भी हम ओशियन कहते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश लिटरेचर में ओशियन क्या होता है? पुराने जमाने में ना जहाजों के ऊपर कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था होता, ना कोई सैटेलाइट होती थी। तो पुराने जमाने में जो जहाज होते थे वो समंदर का जो किनारा होता था उसके साथ साथ चला करते थे। यानी किनारे से तकरीबन कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रह के समंदर के अंदर चलते थे, किनारा नजर आना चाहिए। वो कभी भी खुले समंदर में नहीं थे जाते, क्योंकि अगर वो खुले समंदर में जाते थे तो वो गुम जाते थे, वो खो जाते थे। तो पुराने जमाने में जो जहाज हुआ करते थे वो किनारे को देख देख के चला करते थे, यानी किनारे से 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर रह के किनारा नजर आना चाहिए तो उसके साथ साथ जो थे मूव करते थे। ठीक है। तो किनारे के साथ साथ वो मूव करते थे। अब किनारे के साथ साथ तो वो मूव करते थे लेकिन वो खुले समंदर में नहीं थे जाते। क्यों नहीं थे जाते? क्योंकि ओशियन बहुत बड़ा है। ओशियन के अंदर आप चले गए, आपके पास कोई जीपीएस नहीं है, आपको नहीं पता कि ओशियन आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। तो जो लोग ओशन में चले जाते थे वो खो जाते थे, महीनों महीनों सालों सालों ओशन में रहते थे। अपने आप को जो थे वो खाने लग जाते थे। इसके ऊपर बहुत सी मूवीज भी बनी हुई है। इस चीज के ऊपर बहुत सी मूवीज भी बनी हुई हैं कि लोग जो थे वो ओशियंस के अंदर किस तरह सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो मूवीज भी इसके ऊपर जो है वो बनी हुई हैं। अब इंग्लिश लिटरेचर के मुताबिक ओशियन की डेफिनेशन क्या है? अ वेरी लार्ज और अनलिमिटेड स्पेस और क्वांटिटी। ओशियन इंग्लिश लिटरेचर में उस चीज को कहा जाता है जो बहुत बड़ी हो, यानी जिसका कोई सिरा ही ना हो, जिसका कोई एंड ही ना हो। एक अनलिमिटेड स्पेस, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक चीज मौजूद हो, उसे कहते हैं ओशियन। तो पुराने जमाने में समझा जाता था कि जो समंदर है इसका कोई एंड ही नहीं है, जो समंदर है इसका कोई किनारा ही नहीं है। तो इंग्लिश जुबान कौन सी कल बनी है? तो इंग्लिश जुबान यानी आज से 1000 साल पहले तक दुनिया को यही था कि समंदर का कोई किनारा नहीं है। इवन के आज से 500 साल पहले तक भी दुनिया को नहीं था पता कि समंदर का कोई किनारा है या नहीं। ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो बहामास पे पहुंचा तो न्यू वर्ल्ड मिला, तो फिर पता चला कि उस समंदर के उस पार भी एक दुनिया मौजूद है। ठीक है। समंदर के उस पार भी एक दुनिया मौजूद है। तो अटलांटिक ओशन की दूसरी साइड पे भी दुनिया आबाद है, दुनिया मौजूद है। वरना तो किसी ने अटलांटिक ओशन क्रॉस ही नहीं था किया, उसे पता ही नहीं था कि दुनिया भी है या कोई किनारा भी है। ठीक है। तो आज से 500 साल पहले इस बात का पता चला है कि किनारा भी है। तो 500 साल पहले तक तो ये भी नहीं था पता कि किनारा है या नहीं है। ठीक है।
तो ओशियन इसे कहते हैं। अब सी क्या होता है? सी किस चीज को कहते हैं जी? सी। तो हमारे पास कितने ओशियंस हैं? हमारे पास हैं जी 5 ओशियंस। पेपर में सवाल आता है कितने ओशियंस है? 5 ओशियंस है। फिर पेपर में सवाल आता है कितने परसेंट अर्थ सरफेस को वाटर ने कवर किया हुआ है? तो वाटर ने 71% ऑफ अर्थ सरफेस को जो है वो कवर किया हुआ है। तो पानी ने अर्थ की 71% सरफेस को कवर किया हुआ है। उसके बाद पेपर में सवाल आता है 5 ओशियंस के बारे में कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा। तो इसको याद करने के लिए एक टर्म है, एक एक्रोनीम है, पैसा। पैसा। पैसा का जो पी है इससे मुराद पैसिफिक ओशियन है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। दूसरे नंबर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है वो अटलांटिक ओशियन है। उसमें ए की टर्म यूज की गई है। फिर आई की टर्म जो है वो इंडियन ओशियन के लिए यूज की गई है। फिर उसके अलावा एस जो है उससे मुराद साउदर्न ओशियन है। फिर एंड वाला जो पैसा का एंड वाला ए है उससे मुराद आर्कटिक ओशियन है। तो पैसा जो है ये पांचों ओशियंस के साइज को जो है बता देगा। तो पैसा आपने याद रखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है और सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। तो सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन और सबसे छोटा ओशियन जो है वो आर्कटिक ओशियन है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सी क्या होती है। सी किसे कहते हैं? तो अब डेफिनेशन में बाद में आपको, लिटरेचर बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे का सारा जो है वो इंडियन ओशियन है। ये जो लाल रंग की लाइन लगाई है मैंने, ये सारे का सारा इंडियन ओशियन है। इस रेड बॉक्स के अंदर सारे का सारा इंडियन ओशियन है। ठीक है। ये सारे का सारा इंडियन ओशियन है। देखो ओशियन का वो हिस्सा, ओशियन का वो पार्ट जो किनारे के साथ लगता है, यानी ये जमीन का किनारा है, जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये जमीन का किनारा है। तो ओशियन का वो हिस्सा जो किनारे के साथ लगता है, ओशियन के उस हिस्से को कहते हैं सी। सी क्या होता है? व्हाट इज सी? सी जो है ओशियन का वो वाला हिस्सा होता है जो जमीन के साथ लगता है, जो किनारे के साथ लगता है। वो जमीन एक जजीरा भी हो सकती है, वो जमीन एक कॉन्टिनेंटल जमीन भी हो सकती है, वो जमीन एक पेनिनसुला भी हो सकती है। तो ओशियन का वो हिस्सा जो किसी लैंड के साथ टच होता है उसे कहते हैं सी। और स्पेशली इस सी को कहते हैं मार्जिनल सी, कि ये लैंड के मार्जिन्स के साथ है, ये ओशियन के मार्जिन्स वाला पानी है। ठीक है। तो मार्जिनल सी। तो अरेबियन सी कहते हैं हम जी, अरेबियन सी। तो ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ना, ये जो लाइनें लगाई हैं, ये इंडियन ओशियन का वो वाला हिस्सा है जिसे हम अरेबियन सी कहते हैं। तो अरेबियन सी जो है वो पूरे का पूरा इंडियन ओशियन नहीं है। अरेबियन सी जो है जस्ट वो इंडियन ओशियन का पार्ट है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की उसके साथ लगता है, जो थोड़ा बहुत ईरान के साथ लगता है, जो ओमान के साथ थोड़ा सा लगता है। ठीक है। तो इंडियन सॉरी जो अरेबियन सी है, उससे मुराद ये नहीं कि पूरे का पूरा इंडियन ओशियन जो है वो अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी से मुराद इंडियन ओशियन का वो वाला हिस्सा जो पाकिस्तान, इंडिया और ओमान के साथ टच होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी सीज हैं। ठीक है। जो जिस तरह यहाँ पे आपको रेड सी नजर आ रहा होगा, अब ये आपको नजर आ रहा है जी रेड सी, जो मैंने अभी सर्कल किया रेड लाइन से, ये है रेड सी, बहरे अहमर। अब जो रेड सी है इसे रेड सी क्यों कहते हैं? ठीक है। क्योंकि इसका जो पानी है वो बाकी समुद्रों की निस्बत सबसे गर्म है, सबसे ज्यादा वार्म वाटर है इसका, यानी बाकी सीज के मुकाबले में इसका पानी सबसे ज्यादा गर्म है। अब देखें ये सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के साथ ये जमीन का टुकड़ा लगता है जिसके साथ इंडियन ओशन का पानी लगता है, इसलिए इसे कहते हैं रेड सी। तो सी क्या होती है? सी ओशियन का ही हिस्सा है। सी कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सी कोई अलग चीज नहीं है। सी इज बेसिकली पार्ट ऑफ ओशियन। तो सी जो है वो ओशियन का ही हिस्सा होती है। सी जो है वो ओशियन के अंदर ही शामिल होती है। ठीक है। वो कोई अलहदा से नहीं होती, लेकिन वो ओशियन का वो वाला हिस्सा होता है जो किनारे के साथ लगते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं सी। ठीक है। अच्छा। अब इसके अलावा एक और सी है दुनिया में। दुनिया के अंदर एक और सी है, मैं पिछली पिक्चर में जाता हूँ।
दुनिया के अंदर एक सी पाई जाती है जी, अटलांटिक ओशियन में, जिसका कोई किनारा नहीं है। अटलांटिक ओशियन में एक ओशियानिक करंट जाती है इस साइड पे। ओशियानिक करंट होती है समंदर के अंदर जो लहरें चलती हैं, ठीक है, जो समंदर के अंदर जो लहरें होती हैं, मतलब ओशियानिक करंट्स। मैं जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा ओशियानिक करंट्स होती क्या है। तो एक जी समंदर की लहरें आ रही हैं इस साइड पे, ओशियानिक करंट्स ना इस साइड पे लेके आ रही हैं समंदर की लहरों को। फिर च- फिर दूसरी ओशियानिक करंट्स जो है वो इस साइड पे लहरों को लेकर आ रही हैं, ठीक है। फिर तीसरी जो ओशियानिक करंट्स हैं वो इस साइड पे लहरों को लेकर आ रही हैं। फिर जो चौथी ओशियानिक करंट्स हैं वो लहरों को लेकर आ रही हैं इस साइड पे। अटलांटिक ओशियन का ये वो हिस्सा है जहां पे अल्लाह ताला की तरफ से चार डिफरेंट ओशियानिक करंट्स चलती हैं। चार डिफरेंट ओशियानिक करंट्स जो है वो चलती हैं, ठीक है। और चारों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। चारों जो है वो ऊपर, कोई इधर को जा रही है, कोई नॉर्थ को जा रही है, कोई ईस्ट को जा रही है, कोई साउथ को जा रही है, कोई वेस्ट को जा रही है। इन चारों ओशियानिक करंट्स के जो दरमियान वाला पानी है ना, वो साकिन है, वो रुका हुआ है, ठीक है, वो पॉज है। वो पानी जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। इस पानी को कहते हैं ओ अटलांटिक ओशन के। अब इसको मैं किस कलर से इंडिकेट करूं? इसको मैं करता हूं ब्लैक से। ये वाला जो पानी है जो इसके अंदर रुका हुआ है, इसे कहते हैं सार गैसो सी। तो सार गैसो सी जो है, ये वाहिद सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं, कोस्ट लाइन, जिसका कोई किनारा नहीं। तो एग्जामिनर बहुत देता है पेपर के अंदर कि सार गैसो सी जो है, मतलब एक तो एग्जामिनर इस तरह पूछता है कि सार गैसो सी किस ओशियन में है, तो ये अटलांटिक ओशियन में है। फिर एग्जामिनर इस तरह भी पूछता है कि उस सी का नाम बताएं जिसका जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं। तो सार गैसो सी जो है वो सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं। तो सार गैसो सी की कोई कोस्ट लाइन जो है वो नहीं है। तो सार गैसो सी वो सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। तो सार गैसो सी की जो है वो कोई कोस्ट लाइन नहीं है। तो याद रखिएगा कि सार गैसो सी की कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, सी की टर्म कुछ लेक्स के लिए भी यूज होती है। कुछ ऐसी लेक्स हैं जो साइज में बहुत बड़ी हैं, जिस तरह कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी जो है इतनी बड़ी है कि इसमें 3 पाकिस्तान आप रख सकते हैं। ये जो कैस्पियन सी है, ये टेक्निकली एक लेक है। पेपर में सवाल ये भी आ चुका है कि कैस्पियन सी जो है वो टेक्निकली क्या चीज है। तो कैस्पियन सी जो है वो बेसिकली टेक्निकली एक लेक है, झील है। लेक किसे कहते हैं? लेक हम उस वाटर बॉडी को कहते हैं जिसके चारों तरफ पे जमीन हो। लेक उस वाटर बॉडी को कहा जाता है जिसके चारों तरफ जमीन होती है, ठीक है। जिसके चारों तरफ जमीन हो उसे कहते हैं लेक। तो कैस्पियन सी जो है इसके चारों तरफ जमीन है। टेक्निकली ये एक लेक है। पेपर में एमसीक्यू आ चुका है कि कैस्पियन सी टेक्निकली क्या चीज है। तो टेक्निकली ये एक लेक है, ठीक है। फिर पेपर में अगला, अच्छा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि कैस्पियन सी को फिर सी क्यों कहते हैं? देखें, एक तो इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका इतना बड़ा साइज है कि ये इसमें 3 पाकिस्तान आ सकते हैं। आप 3 पाकिस्तान कैस्पियन सी में फिट कर सकते हैं, इतना बड़ा साइज है। दूसरी जो इसकी मेन रीजन है वो ये है कि कैस्पियन सी के ऊपर लगता है इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज। इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज, क्योंकि ये 5 मुल्कों के साथ लगती है। ये झील जो है 5 मुल्कों के साथ लगती है। इसकी जमीन के नीचे, यानी इस पानी के नीचे जो है तेल है, गैस है। तो ये जो मुल्क हैं, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इन्होंने इस झील को आपस में तकसीम किया हुआ है। और ये जो तकसीम है ये इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के मुताबिक हुई है। तो इस लेक के ऊपर लगता है इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज, इसलिए इसे कहती हैं कैस्पियन सी। एक तो साइज इसका बहुत बड़ा, दूसरा इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज अप्लाई हुआ है, ठीक है। और ये 5 मुल्कों ने इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज को अप्लाई करके तो इसको आपस में तकसीम किया हुआ है, इसको आपस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपस में तकसीम किया हुआ है, इसको आपस में डिवाइड किया हुआ है 5 मुल्कों ने। तो इसलिए इसे कहती हैं, इस लेक को कहती हैं सी।
तो सी किसके लिए यूज होता है? ओशियन के उस हिस्से के लिए भी सी यूज होता है जो किनारे के साथ लगता हो। फिर सी जो है उसके लिए भी हम यूज करते हैं जो झील साइज में बहुत बड़ी होती है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज लगता है, उसको भी हम सी कह देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कैस्पियन सी को सी इसलिए भी कहा जाता है कि इसका जो पानी है वो खारा है, साल्ट वाटर ये लेक है। कैस्पियन सी जो है ये साल्ट वाटर लेक है। इसे इसीलिए भी सी कहा जाता है। सी इसके लिए इसलिए भी यूज होता है कि इसका जो पानी है वो साल्ट वाटर है। हालांकि मैंने खुद कैस्पियन सी को देखा हुआ है, जो दरिया कैस्पियन सी में गिरते हैं वो सारे मीठे पानी के हैं। जितने भी दरिया गिरते हैं कैस्पियन सी में सारे के सारे मीठे पानी के हैं। लेकिन किसी जमाने में ये समंदर का ही हिस्सा थी। तो अब बेशक मीठा पानी इसमें रोजाना की बुनियादों पर गिरता है, लेकिन इसकी जमीन के अंदर इतना ज्यादा नमक है, यानी पानी के नीचे इतना ज्यादा नमक है कि वो मीठा पानी गिरता जा रहा है, लेकिन वो पानी नमकीन ही है। ठीक है, वो मीठा नहीं हुआ। तो कैस्पियन सी का पानी साल्ट वाटर है। दुनिया की महंगी तरीन जो मछली हैं वो कैस्पियन सी के अंदर पाई जाती हैं। तो किस किस स्टूडेंट को सी और ओशियन का फर्क पता चला? बताएं जी, आप लोग जरा मुझे बताएं चैट में किन किस किस स्टूडेंट को ओशियन और सी का जो है वो पता चला है। तो बाकी ये आप व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव करें। व्हाट्सएप नंबर सेव करें, फी डिटेल्स लेने के लिए आप लोग जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपको मैं जैज कैश और इजी पैसा का जो है बता दूंगा। और फिर जो है आप लोग फी अपनी सबमिट करवा दीजिएगा। तो कल शाम यानी 21 अगस्त 2023 तक जो है वो आप लोग 3,000 फी जमा करवा सकते हैं। ठीक है। तो समझ आई है मेरे पढ़ाने की? कोई समझ आई है मेरे पढ़ाने की? आप लोगों को कोई समझ आई है? कोई दिमाग में बातें बैठी हैं जो मैंने बताई हैं? कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी? क्या जीके मुश्किल है? अब मुझे आप लोग बताएं, क्या जीके जो है वो मुश्किल चीज है? जनरल नॉलेज जो है क्या कोई मुश्किल चीज है? देखें, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें आप लोग। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो जीके कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये चीजें बिल्कुल आसान है। ये चीजें बहुत आसान है। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो मेरे सेशन का फायदा आपको यही होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप किसी भी किताबों वाली दुकान पे चले जाएं, जनरल नॉलेज की बेशुमार किताबें पढ़ी हुई हैं। बेशुमार किताबें पढ़ी हुई हैं। उन किताबों को पढ़ के आप टकरे मारेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इंटरनेट के ऊपर बेशुमार वेबसाइट्स हैं। इंटरनेट के ऊपर बेशुमार वेबसाइट है जिसके ऊपर एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं। एमसीक्यूज पढ़ते जाएं, रट्टा लगाते जाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको याद रहेगा दूर तक, लंबे अरसे तक। एक सवाल आया कि जब ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाएं तो मैसअप हो सकती है। जब ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो मैसअप नहीं होगी। एक तो आपका पिछला रिवाइज होता जाएगा, दूसरा हमने टॉपिक वाइज करना है। तो पहले एक चीज को खत्म करना है, फिर अगली चीज को स्टार्ट करना है। तो पिछली चीजों को रिवाइज रखने के लिए मैं आपके साथ साथ टेस्ट लेता जाऊंगा। तो चीजें जो है रिवाइज होती जाएंगी, मैसअप नहीं होगा। आपने बस रिवाइज करते जाना है, पिछला भी और अगला भी याद करते जाना है। तो ये आप लोग इजीली कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एजुकेटेड जॉब्स के हवाले से, स्कूल टीचर जॉब्स के हवाले से अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिर्फ तो इस वीडियो को मैंने सेपरेट वीडियो बना के भी एजुकेटेड जॉब्स की करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। मतलब अगली वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा सा मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल टीचर जॉब्स हैं उसमें कौन कौन एलिजिबल है, उसका क्या क्राइटेरिया है, और कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है, कौन से सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं, कौन से सब्जेक्ट्स एलिजिबल नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर एजुकेटेड जॉब्स के हवाले से आपको तमाम डिटेल्स मैं बताऊंगा।
विद पीपीएससी प्रूफ, यानी पीपीएससी की जो पिछली एडवर्टाइजमेंट है वो दिखा के आपको तमाम चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो पीपीएससी की ही एडवर्टाइजमेंट दिखा के आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई सुनी सुनाई कोई खलाई बातें नहीं आप लोगों के साथ करूंगा, प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। सबसे पहले जी, बीएड जो है वो एजुकेटर जॉब्स के लिए कंपलसरी नहीं है। बीएड अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एजुकेटर जॉब्स में बीएड कंपलसरी नहीं है। जो ग्रेड 14, 15, 16 की एजुकेटर जॉब्स हैं उनमें बीएड कंपलसरी नहीं है। हाँ, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की स्कूल टीचर जॉब्स होती हैं ग्रेड 17 की, उनमें बीएड कंपलसरी होता है। बीएड उन जॉब्स के लिए कंपलसरी है जो ग्रेड 17 की स्कूल टीचर जॉब्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स होती हैं, या सीनियर सब्जेक्ट पता नहीं क्या उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो जॉब होती है ग्रेड 17 की, उसके लिए बीएड कंपलसरी है। इसके अलावा बीएड किसके लिए कंपलसरी है? बीएड जो एफपीएससी के स्कूल्स में आती हैं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्कूल्स में जॉब्स आती हैं उनमें बीएड कंपलसरी है। पीपीएससी की जो स्कूल जॉब्स हैं उनमें बीएड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो बीएड अगर आप लोगों ने नहीं भी किया तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एजुकेटर जॉब्स होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, एजुकेटर जॉब्स होती कौन कौन सी हैं, उनका स्केल क्या होता है, पे स्केल क्या होता है। तो देखें, एजुकेटर जॉब्स को हम कहते हैं स्कूल टीचर जॉब्स। तो ये 16,000 स्कूल टीचर जॉब्स आनी है। ये 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, 8 महीने बाद आए, ये आनी ही आनी है। इनकी रेक्विजिशन हो चुकी है पिछले साल। पिछले 2 साल से जो है वो गवर्नमेंट ने ये डिले किया हुआ है एजुकेटेड जॉब्स को। ठीक है, तो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं, ये 2 साल से डिले में है। ये 2021 से जो है वो डिले में है। ठीक है, ये 2021 से जो है वो रुकी हुई है। पिछले साल अगर पीटीए की गवर्नमेंट पंजाब में ना टूटती, ना असम्बलियां जनवरी में टूट तोड़ी जाती, डिसॉल्व की जाती, तो अभी तक एजुकेटेड जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी होती। लेकिन वो असम्बली डिसॉल्व हो गई तो उसकी वजह से सारे का सारा प्रोसेस जो है वो रुक गया। चलें, इस वीडियो में हम वैसे बात करेंगे कि एजुकेटेड जॉब्स में होता क्या है। देखें, जो ग्रेड 14 की जो बेसिक पे स्केल 14 की एजुकेटर जॉब होती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। ठीक है जी, बिल्कुल। जो पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स हैं और जो एफपीएससी लेक्चरर जॉब्स हैं उनमें बीएड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना भूल गया, तो बीएड जो है वो पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स और एफपीएससी लेक्चरर जॉब्स के लिए कंपलसरी नहीं है। तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, ठीक है, BS14 की ये पोस्ट होती है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की। फिर ग्रेड 15 की जो पोस्ट होती है उसे हम कहते हैं सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। जो ग्रेड 16 का गवर्नमेंट स्कूल टीचर होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर। एजुकेटर्स के अलावा महकमा तालीम जो है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें एक पोस्ट आती है एडमिनिस्ट्रेशन की जिसे कहते हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ये ग्रेड 16 की पोस्ट होती है, AEO की। तो आप लोग असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो जो भी मैं मेंशन करूंगा वो लोग असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर में भी अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की सीट्स अलहदा आती हैं, तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए भी बीएड नहीं रिक्वायर्ड, बीएड नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं जी। अब एजुकेटर्स जो होते हैं, स्कूल टीचर, कौन कौन से स्कूल टीचर होते हैं। देखें, एक होता है एजुकेटर साइंस, एक होता है एजुकेटर आर्ट्स, एक होता है एजुकेटर कंप्यूटर साइंस, एक होता है एजुकेटर रैबिक, एक होता है एजुकेटर फिजिकल एजुकेशन, और एक होता है एजुकेटर फाइन आर्ट्स। ये 6 तरह की एजुकेटर जॉब्स आती हैं। ठीक है, ये 6 तरह की एजुकेटर जॉब्स आती हैं। तो 6 तरह की आती हैं जी एजुकेटर जॉब्स। एजुकेटर साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो एजुकेटर साइंस में जी अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों ने बीएस किया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने बीएस किया हुआ है, या बीएस ऑनर्स किया है, या बीएससी ऑनर्स किया है, या उन्होंने 2 साल की एमएससी की है। ठीक है, और सेकंड डिवीजन के साथ किया है किसमें?
या बॉटनी में की हो, या जोलॉजी में की हो, या बायोलॉजी में की हो, या फिजिक्स में की हो, या केमिस्ट्री में की हो, या मैथमेटिक्स में की हो, या इनकी रेलिवेंट फील्ड्स में की हो। इस तरह बायोलॉजी की जो रेलिवेंट फील्ड है वो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। इसके अलावा जो जो बच्चा लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है, वो तमाम डिग्रीज जो हैं वो एजुकेटर साइंस के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, वो तमाम डिग्रीज जो हैं वो एजुकेटर साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं। जो जो डिग्री लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है, वो तमाम इसके लिए भी एलिजिबल है। जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेटर जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेटर जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो ये बात याद रखें कि कोई भी प्रोफेशनल डिग्री वाला बच्चा जो है वो एजुकेटर जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस वाहिद प्रोफेशनल डिग्री है जिसको अलाउ किया हुआ है, बाकी किसी प्रोफेशनल डिग्री को अलाउ नहीं किया हुआ, यानी एमबीबीएस डीवीएम वाले भी एजुकेटर जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा जी, इसके अलावा ये थी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेटर साइंस का पेपर पैटर्न क्या होगा। एजुकेटर साइंस में पेपर क्या आएगा, कहाँ से आएगा, सिलेबस क्या है, उसकी भी बात करते हैं। ये वन पेपर एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी एक अगर आपका जवाब गलत हो जाता है तो -0.25 जो है वो कट जाएंगे, यानी जो आपके ठीक हुए हैं उनमें से -0.25 हो जाएंगे। तो जो आपके ठीक हुए हैं उसमें से माइनस, अगर एक गलत होता है तो -0.25, अगर दो गलत हो गए हैं तो टू को मल्टीप्लाई कर दें 0.25 से, तो यानी आपका 0.5 कट जाएगा। अगर चार गलत हुए तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा जी इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करते हैं। एजुकेटर साइंस का जो सिलेबस है वो है 50% एमसीक्यूज फ्रॉम बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 50 एमसीक्यूज आने हैं इन सब्जेक्ट्स में से, और बाकी 50 एमसीक्यूज आने हैं जनरल नॉलेज में से। अब देखो ये जो 50 एमसीक्यूज आने हैं ना, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इसको जरा गौर से समझना कि एमसीक्यूज किस तरह आने हैं। 50 एमसीक्यूज टोटल होंगे, उन 50 में से कोई 5-6 एमसीक्यूज बॉटनी के होंगे, 5-6 एमसीक्यूज जोलॉजी के होंगे, 5-6 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होंगे, फिर 5-6 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे, 5-6 मैथमेटिक्स के होंगे, 5-6 बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, यानी 50 एमसीक्यूज में इन तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे। अगर कोई बच्चा बॉटनी में डिग्री करके बैठा हुआ है और उसे ये लगता है, अगर किसी बच्चे ने बॉटनी में डिग्री की है और उसे ये लगता है कि मुझे जस्ट बॉटनी का पेपर आएगा, तो वो गलत फहमी में है। उसको केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज आएंगे। अगर किसी बच्चे ने जोलॉजी में डिग्री की है और वो ये सोच के बैठा हुआ है कि उसे जस्ट जोलॉजी के एजुकेटेड साइंस में एमसीक्यूज आएंगे, वो गलत सोच रहा है। उसे बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके एमसीक्यूज आएंगे। अगर किसी ने मैथमेटिक्स में डिग्री की है और वो ये सोच रहा है कि उसे बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के नहीं आएंगे, तो एजुकेटेड साइंस में सबके 5-5 6-6 एमसीक्यूज आएंगे। यानी एक एग्जामिनेशन सेंटर में बॉटनी वाला भी बैठा होगा, जोलॉजी वाला भी बैठा होगा, केमिस्ट्री वाला भी बैठा होगा, मिक्स बैठे होंगे। अब पीपीएससी वाले एग्जामिनर ने ये नहीं कहना कि चलो बॉटनी वाले हाथ खड़ा करो आपको बॉटनी का पेपर दूं, जोलॉजी वाले हाथ खड़ा करो जोलॉजी का पेपर दूं। सब स्टूडेंट्स को सेम पेपर मिलना है। तो जब सब स्टूडेंट्स को सेम पेपर देना है तो सबकी डिग्रीज में से सेम एमसीक्यूज आने हैं। जितने बॉटनी से आने हैं उतनी जोलॉजी से आने हैं, जितने जोलॉजी से आने हैं उतनी केमिस्ट्री से आने हैं, उतनी फिजिक्स से आने हैं, उतनी मैथमेटिक्स से, उतनी बायोलॉजी से। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेक और ब्रेक है ना, वो 50 एमसीक्यूज होंगे जीके के। जो जीके में 45 एमसीक्यूज ले जाएगा, यानी 40 से 45 एमसीक्यूज ले जाएगा, वो लग जाएगा। तो एजुकेटेड साइंस में जो मेक और ब्रेक करेगा वो कौन करेगा, जिसके 50 एमसीक्यूज में मैक्सिमम आएंगे। देखो, ये जो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, ये मैट्रिक लेवल की भी आ सकती है, इंटर की भी आ सकती है, और बीएस से भी एमसीक्यूज आ सकती हैं। ठीक है।
तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ऊपर वाला 50% वाला थोड़ा मुश्किल होगा। जो नीचे जीके होगा वो सबके लिए बराबर होगा। तो जानबूझ के 50% क्यों रखे गए हैं एजुकेटर साइंस में जीके का? वो इसीलिए रखे गए हैं ताकि बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले जो हैं, इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके। इन्हें जीके 50% दे के कहा गया है कि बेटा जीके में करोगे तो फिर ही बनोगे कुछ। ठीक है, समझ आई आप लोगों को सिलेबस की? एजुकेटर साइंस के सिलेबस की समझ आई? जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्रीज मेंशन है, इन्हें समझ आई है कि किस तरह पेपर आना है? उसके बाद आगे बात करते हैं एजुकेटर आर्ट्स। एजुकेटर आर्ट्स की बात करते हैं। एजुकेटर आर्ट्स में जी मास्टर्स डिग्री, 2 साल मास्टर्स डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। 4 साल बीएस, 4 साल बीएस ऑनर्स या 4 साल बीएससी ऑनर्स वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। किस किस चीज में हो? इंग्लिश, यानी उसने बीए ऑनर्स इंग्लिश किया हो, या बीए ऑनर्स उर्दू, या एमए उर्दू, एमए इंग्लिश। इस्लामियात में जिसके पास डिग्री है 16th एजुकेशन इस्लामियात में, वो एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। जिसके पास पाकिस्तान स्टडीज में डिग्री है वो एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। जिसके पास साइकोलॉजी के अंदर डिग्री है वो एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। फिर होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे हैं, जो होम इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं, ये एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल है होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स। फिर एजुकेशन, जिनकी डिग्री एजुकेशन में है या एजुकेशन से रेलिवेंट सब्जेक्ट में है, यानी बीएड ऑनर्स, तो जिनकी डिग्री बीएड ऑनर्स है वो भी एजुकेटर आर्ट्स में एलिजिबल है। फिर स्टैटिस्टिक्स वाले एजुकेटर आर्ट्स में एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस वाले एजुकेटर आर्ट्स में एलिजिबल हैं। हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले एंड देयर रेलिवेंट फील्ड्स, यानी इनकी जो जो डिग्रियां लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं, वो तमाम डिग्रियां इनकी, यानी इन ये जो 11 सब्जेक्ट्स मेंशन है, इन मेंशनड 11 सब्जेक्ट्स की जो डिग्री हैं वो एलिजिबल है एजुकेटर आर्ट्स की। अच्छा, जो इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं ना, वो एजुकेटर साइंस के लिए एलिजिबल है। जिनकी इन्वायरमेंटल साइंस डिग्री है वो एजुकेटर साइंस के लिए एलिजिबल है। अगर ज्योग्राफी के बराबर देखी जाए तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो है एजुकेटर आर्ट्स के लिए भी एलिजिबल है। क्योंकि जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो एजुकेटर इसके ज्योग्राफी के बराबर है। तो जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो ज्योग्राफी के बराबर है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो ज्योग्राफी के बराबर है। तो वो इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो है वो एजुकेटर इसमें भी अप्लाई कर सकता है, क्या इसे कहते हैं, एजुकेटर आर्ट्स में भी कर सकता है। अब एजुकेटर आर्ट्स का क्या सिलेबस है? एजुकेटर आर्ट्स में भी वन पेपर आना है। देखें, जो साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। आर्ट्स में जो डिग्रीज मेंशन है वही अप्लाई कर सकती हैं। फिर 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट्स होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी एजुकेटर आर्ट्स में। इसके अलावा जी सिलेबस क्या है? तो एजुकेटर आर्ट्स का पेपर सिलेबस है 100% जीके। आपने जो भी डिग्री की है उसमें से एक भी एमसीक्यू पेपर में नहीं आना। हाँ, जीके के जो कंटेंट्स है, पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, उसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ज्योग्राफी भी जीके का कंटेंट है, उसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो एजुकेटर आर्ट्स का तो सिलेबस ही जीके है। तो जीके अगर किसी के पास नहीं है तो वह एजुकेटर आर्ट्स नहीं बन सकता। जीके इज कंपल्सरी फॉर एजुकेटर आर्ट्स। एजुकेटर आर्ट्स का सिलेबस है 100% जीके। 100% जनरल नॉलेज है एजुकेटर आर्ट्स का सिलेबस। ठीक है, तो एजुकेटर आर्ट्स का क्या सिलेबस है? एजुकेटर आर्ट्स का सिलेबस है 100% जनरल नॉलेज। एजुकेटर कंप्यूटर साइंस। एजुकेटर कंप्यूटर साइंस में बीएस, बीएससी ऑनर्स। ठीक है, अच्छा, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले हैं ना वो एजुकेटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले एजुकेटर साइंस में एलिजिबल है। तो बीएससी ऑनर्स किस में हो? कंप्यूटर साइंस में हो, एमसीएस किया हो, एमआईटी, एमएससी आईटी। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस आईटी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ये जो जो बच्चा कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, तो वो जो है एजुकेटर कंप्यूटर साइंस में भी एलिजिबल है।
80% जो है वो इन तमाम डिग्रीज में से एमसीक्यूज आने हैं, 80 एमसीक्यूज इन तमाम डिग्रीज में से आने हैं, और 20% जीके आना है। तो जीके भी जो है यहाँ पे मेक और ब्रेक है, ठीक है। तो जीके जो है वो यहाँ पे मेक और ब्रेक है। उसके अलावा एज रिक्वायरमेंट क्या है जी? एजुकेटेड जॉब्स के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है? मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 20 साल का मेल हो, और ज्यादा से ज्यादा 30 साल का मेल हो। 5 साल एज रिलैक्सेशन होगी मेल के लिए, यानी 35 साल तक के मेल जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। फीमेल की एज होनी चाहिए कम से कम 20 साल, और मैक्सिमम 30 साल, सॉरी 30 साल। 8 साल की रिलैक्सेशन है। 38 साल की जो खवातीन है वो अप्लाई कर सकेंगी ये एजुकेटर्स के लिए। तो एजुकेटर्स के लिए जो खवातीन की एज लिमिट है वो 38 ईयर्स की है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के बारे में, अब अच्छा, आप लोगों को और इम्पोर्टेंट नोट क्या दिया? यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन ऑल एडवर्टाइज्ड पोस्ट ऑफ योर रिस्पेक्टिव डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। देखें, जो एजुकेटर की सीट्स होती है ना, ये आती हैं तहसील वाइज। जो एजुकेटर की जो सीट्स होती हैं ये आती हैं तहसील वाइज। जिस तरह मेरा ताल्लुक शेखुपुरा जिले से है। मेरा ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक है शेखुपुरा से। शेखुपुरा की हैं 5 तहसीलें। एक है तहसील शेखुपुरा, एक है तहसील मरीज के, एक तहसील फिरोजवाला है, एक तहसील शरकपुर है, एक तहसील सफदराबाद है। मेरे जिले की हैं 5 तहसीलें। एजुकेटर की जो जॉब्स होती हैं ये आती हैं तहसील वाइज, यानी शेखुपुरा तहसील की अलहदा जॉब्स आएंगी, मुरीद के तहसील की अलहदा जॉब्स आएंगी, शरकपुर तहसील की अलहदा जॉब्स आएंगी, सफदराबाद तहसील की अलहदा जॉब्स आएंगी। मैं अपने जिले की 5 तहसीलों की पोस्ट पे अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकता हूँ। यानी शरकपुर तहसील की एजुकेटर आर्ट्स की पोस्ट अलहदा होंगी, फिरोजवाला की एजुकेटर आर्ट्स की पोस्ट अलहदा होंगी, शेखुपुरा की एजुकेटर आर्ट्स की पोस्ट अलहदा होंगी, सफदराबाद की अलहदा होंगी। आप लोग जो हैं अपने जिले की तमाम तहसीलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी जिस जिस जिले का आपके पास डोमिसाइल है, आप अपने डोमिसाइल वाले जिले की तमाम तहसीलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब फर्क किधर आता है? फर्क आता है कि जब आपने, आप मेरा मेरा ताल्लुक तहसील शेखुपुरा से है, ठीक है। मेरा ताल्लुक किससे है? मेरा ताल्लुक तहसील शेखुपुरा से है। जब मैं तहसील शेखुपुरा की सीट्स में अप्लाई करूंगा तो मुझे 4 या 5 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, कि मैं अपनी तहसील में अप्लाई कर रहा हूँ तो अपनी तहसील में अप्लाई करने के 5 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। ये इसलिए 5 नंबर एक्स्ट्रा रखे गए हैं ताकि मरीद के, फिरोज वाला, सफदराबाद, शरकपुर वाले जो बच्चे हैं जो तहसील शेखुपुरा में अप्लाई करेंगे उनको थोड़ा पीछे रखा जाए। इसी तरह जब मैं मरीदके की सीट पे अप्लाई करूंगा तो मैं मरीदके के बच्चों से 5 नंबर पहले ही पीछे होऊंगा। तो 5 नंबर का गैप होगा, तहसील वाइज जो है ना 5 नंबर का गैप होगा, ठीक है। तो अगर कोई फैसलाबाद है तो फैसलाबाद की तमाम तहसीलों में अप्लाई कर सकेगा, लेकिन अपनी तहसील में अप्लाई करने के 5 नंबर इजाफी होंगे, दूसरी तहसील में अप्लाई करने के नहीं होंगे। इस पॉइंट की समझ आई? ये डोमिसाइल वाले और तहसील वाले पॉइंट की समझ आई आप लोगों को? काइंडली मुझे बता दें, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ जो अभी मैं बता रहा था? जी ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, the appointee who lacks professional qualification will have to acquire requisite professional qualification within contractual period. Otherwise, he or she will stand terminated on completion of contractual period. देखो, जब आपको एजुकेटर बनाना है ना तो पहले होगा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड। आप लोगों के पास 3 साल का टाइम होगा कि आप 3 साल के अंदर अंदर बीएड कर लो, ठीक है। जिन लोगों ने बीएड नहीं ना किया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है बीएड, एमएड, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरी लिस्ट बताता हूँ मैं आपको कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है। जिन बच्चों के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगी उनके पास 3 साल का टाइम होगा कि वो 3 साल के अंदर अंदर बीएड कर लें, और बीएड करके उसका रिजल्ट जमा करवा दें। अगर वो बीएड करके रिजल्ट जमा करवा देंगे तो वो पक्के हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। अगर वो 3 साल के अंदर बीएड नहीं करते तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म कर दिया जाएगा,
और वो अपने घर को चले जाएंगे। बीएड कितनी देर का होता है, कोई बता सकता है मुझे? बीएड जो है वो कितनी देर का होता है? 1.5 साल का होता है। 6 सेमेस्टर होते कितने सेमेस्टर होते हैं बीएड में? 6। कितने सेमेस्टर हुए साल में? 3 सेमेस्टर तो होते हैं। 1.5 साल का होता है ना, 3 सेमेस्टर तो होते हैं बीएड में। तो क्या आप 3 साल के अंदर 3 सेमेस्टर्स नहीं कर पाएंगे? जिन बच्चों के पास बीएड नहीं है, वैसे तो बीएड अगर आपने अब करना है तो कर लें, ठीक है, अब बीएड में एडमिशन लेना तो ले लें, आपके काम ही आएगा। बाद में भी करना है, अब भी करना है। तो बीएड जिन बच्चों ने, जिन जिन स्टूडेंट्स ने टीचिंग में जाना है ना, वो बीएड कर ही लें, ठीक है, वो इनरोल करा ही लें। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर बीएड आपका चल भी रहा होगा ना तो परेशान नहीं होना, बीएड के बगैर भी अप्लाई हो जाएगा। बीएड अगर चल भी रहा हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, वो बीएड चल रहा है तो उसके दौरान भी जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो बीएड हुआ ना हुआ वो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को बताने का ये पर्पज है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं था कर रहा। विद प्रूफ मैं आपके साथ बात करता हूँ। 2000 आखिरी दफा जो स्कूल टीचर की जॉब्स आई हैं 2019 में आई हैं। आखिरी दफा जो स्कूल टीचर की जॉब्स आई हैं वो 2019 में आई हैं। और ये जॉब्स आई थी रावलपिंडी जिले में और मियांवाली जिले में और भक्कर में थी शायद। ये मियांवाली और रावलपिंडी जिले में आई थी एजुकेटर जॉब्स, ठीक है। तो मियांवाली और रावलपिंडी जिले में आई थी। अब मैं थोड़ा सा देख, अब मैं ना आपको थोड़ा बताता हूँ। देखें ये लिखा हुआ है तहसील मरी, नजर आ रही है सबको एडवर्टाइजमेंट? ये लिखा हुआ है तहसील मरी, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। यानी पूरे का पूरा रावलपिंडी जो है वो तहसील मरी की सीटों पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन मरी वालों को 5 नंबर का एज जो होगा, 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह ही हर पोस्ट का अलग अलग केस नंबर है अपना अपना। हर पोस्ट का अपना अपना केस नंबर है। तो आपने उसी पोस्ट में अप्लाई करना है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आगे पिंडी की तहसील कोटली सतिया, इसके अंदर भी जो पिंडी वाले थे वो एलिजिबल थे उस टाइम पे। तहसील आगे जिला मियांवाली आ गया, मियांवाली की तहसील मियांवाली। फिर आगे देखें तहसील ईसा खेल आ गई मियांवाली की। तो ये इस तरह जो है वो सीटें आती हैं। अब आपको आइडिया होगा कि किस तरह ये तहसील वाइज सीट्स आती हैं। आइडिया हुआ आप लोगों को ये तहसील वाइज किस तरह सीट्स आती हैं? कोई पता चला आप लोगों को तहसील वाइज किस तरह सीट्स आती हैं एजुकेटेड्स की? अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, ये देखें तहसील पिपला। ये मियाँ वाली की तहसील है, तहसील पिपला इसकी सीट्स, ठीक है। ये तहसील पिपला की जो है ये सीट्स आई हुई हैं, ठीक है। लाहौर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा अलग हिसाब है। लाहौर के अंदर टाउन्स हैं। लाहौर की एक तहसील है रायवंड और बाकी टाउन्स हैं लाहौर के अंदर। 9 टाउन्स हैं और एक तहसील है, ठीक है। तो लाहौर की सीट्स का और हिसाब किताब होता है, ठीक है। नहीं जी, पीपीएससी नहीं टेस्ट लेना है। किसी और इदारे ने टेस्ट नहीं लेना, पीपीएससी नहीं टेस्ट लेना है। ये पीपीएससी नहीं टेस्ट लेना है। आगे एनटीएस एक दफा एजुकेटर का टेस्ट ले चुका है, वो रोला ही चलता रहा है। फिर उन्होंने कहा अगर एनटीएस को पक्का कर, सॉरी, एजुकेटर्स को पक्का करना है तो पीपीएससी दें। तो वो मसला ही था कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो फिर उन्होंने पीपीएससी 2019 से पहले ये एनटीएस से होता था। 2019 से पहले ये एनटीएस से ही पोस्ट होती थी, ठीक है। ये पोस्ट जो फिल होती थी 2019 से पहले एनटीएस से होती थी। लेकिन 2019 से ऑनवर्ड ये पीपीएससी नहीं करना है। अब यहाँ पे पढ़े जी, ये है एजुकेटर साइंस का। ये एजुकेटर साइंस की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। ये एजुकेटर साइंस पढ़े पहले। ये क्या लिखा हुआ है? ये एजुकेटर साइंस की 3 पोस्ट हैं, ठीक है। ये एजुकेटर साइंस की 3 पोस्ट है। ये फिर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन जो अभी मैंने आपको बताई है, स्लाइड्स में बताई है। क्वालिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से क्या मुराद है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से मुराद है बीएड, बीएस, बीएस एजुकेशन या बीएस एड, एम एड, एमएस एड, एडीई, ठीक है। ये 5 डिग्रियां जो हैं इनको कंसीडर किया जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। इन 5 डिग्रियों को एमएस एड, ठीक है, एमएस एजुकेशन यानी एमफिल एजुकेशन में,
तो सिबरा सलीम, आपने जो मास्टर्स किया है वो कौन सा है? वो MS एड है या उसका क्या नाम है? तो ये पांच चीजें हैं जी, इनमें से कोई एक करनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपने इन पांचों में से कोई एक चीज करनी है। ठीक है, इन पांचों में से आपने कोई एक चीज करनी है। तो इन पांचों में से आपने एक चीज करनी है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब नीचे सिलेबस देखें, सिलेबस देखें, वही 50% इन पांचों सब्जेक्ट्स में से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का मिक्सचर आएगा 50%, और 50% जीके होगा। ठीक है। बीएड और एमएड में क्या फर्क होता है? पहले बीएड होता है, ठीक है, बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसी तरह का इसका कोई नाम होता है। और एमएड जो होता है उसके बाद होता है, ठीक है, 2 साल एमएड होता है, बाद होता है। एडीए का क्या मतलब होता है? एडीए जो होता है एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन होता है। एडीई किया था पहले 2 साल का, फिर ग्रेजुएशन के भी जो दो बीएड ऑनर्स करता है वो। जी ठीक है। तो एडीई अगर आपने किया हुआ है तो आपके वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है, क्या सर एक पर्सन ग्रेड 14, 15, 16 के लिए अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप एक टाइम पे जितनी मर्जी पोस्ट पे अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। तो आप ग्रेड 14, 15, 16 के ऊपर एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ग्रेड 14, 15, 16 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेड 14, 15, 16 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके नीचे देखें, ये नीचे देखें जी, एजुकेटर आर्ट्स का सिलेबस। तो एजुकेटर आर्ट्स में देखें जीके है, ये सारे का सारा जीके है, देखें, ये जीके है जी, एजुकेटर आर्ट्स में सारे का सारा जीके है। ठीक है। फिर नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये देखें, ये डोमिसाइल वाला आ गया, कि वही बात के, अगर आप बाकी तहसील में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 4 एडिशनल मार्क्स हैं अपनी तहसील में अप्लाई करने के, 4 एडिशनल मार्क्स हैं। ठीक है। तो 4 एडिशनल मार्क्स हैं अपनी तहसील में अप्लाई करने के। ग्रेड 14, 15, 16 सबका सिलेबस सेम है। ग्रेड 14, 15, 16 सबका सिलेबस जो है वो सेम है। ठीक है। जो एजुकेटर ग्रेड 14, 15, 16 है, सबका सिलेबस सेम है। तो सिलेबस जो है वो सबका सेम है। ठीक है, सिलेबस सबका सेम है। तो सिलेबस जो है ना वो सबका सेम है, सिलेबस में फर्क नहीं है। तो गूगल लाइसियम का ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई अभी तक गूगल लाइसियम के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ तो गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। और गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके जो है वो अपने आप को अपडेट रखे गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ एजुकेटेड जॉब्स के हवाले से। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, जो अभी सेशन के अंदर लाइव सेशन ले रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है एजुकेटेड जॉब्स के हवाले से तो दिल खोल के पूछ लें, अपनी तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करें। ठीक है। तो अपनी तमाम कंफ्यूजन्स को जो है वो दूर करें। क्लियर। बस अब दुआ करें कि जल्दी से जो है वो एजुकेटेड जॉब्स आ जाएं। 1 लाख स्कूल टीचर चाहिए पंजाब में। पंजाब में 1 लाख स्कूल टीचर चाहिए। 1 लाख स्कूल टीचर की कमी है। एजुकेटेड आर्ट्स में आपने कहा था कि बीएड ऑनर्स वाले भी अप्लाई करते हैं, हाँ जी। एजुकेटेड आर्ट्स में देखें, एजुकेशन डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं ना। तो मेरा मशवरा यही है सिब्रा सलीम, कि आप जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आप ना, आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है। जो बीएड जो बीएड ऑनर्स है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। जो बीएड ऑनर्स है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में नहीं लिखी हुई। ठीक है, वो बीएस एड है। बीएड ऑनर्स जो है वो डिफरेंट चीज है, बीएस एड डिफरेंट है। ठीक है। बीएस बीएस ये जो सॉरी बीएड ऑनर्स जो है वो लेक्चरर एजुकेशन के लिए एलिजिबल है। यानी बीएड ऑनर्स जो है वो बराबर है एजुकेशन की डिग्री के। तो एजुकेटेड आर्ट्स में आप इस बेस पे अप्लाई कर सकती हैं कि आपकी जो बीएड ऑनर्स है वो एजुकेशन की डिग्री के बराबर है। आपके जो बीएड ऑनर्स है वो एजुकेशन की डिग्री के बराबर है।
इस बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकती हैं। अब आपको समझ आई, आपको बाद में इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। और वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होगा कि आपका जो बीएड ऑनर्स है वो एमए एजुकेशन के बराबर है। ठीक है, आपका जो वो कहाँ से बनेगा, वो हायर एजुकेशन, बल्कि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डिपार्टमेंट है उसका प्रोसेस जो है ना मैं पूछ लूंगा। उसका प्रोसेस मैं पूछ लूंगा, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाता है वो। उसका प्रोसेस मैं आपको पूछ के बता दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट ने बनवाया था, उनका माइक्रोबायोलॉजी था। देखें, इक्विवेलेंस लेने से कोई डिग्री की वैल्यू माइनस नहीं होती। ये तो निहायत ही कोई जाहिलाना बात है। मतलब जिस जिस बंदे ने भी अगर आपको ये कहा है कि अगर आप इक्विवेलेंस ले लेंगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप बात उस बंदे ने आपको बताई है। इक्विवेलेंस लेने से डिग्री की वैल्यू बढ़ती है कि मेरी जो डिग्री है वो उसके बराबर है। ठीक है, मेरी डिग्री जस्ट मेरी डिग्री नहीं है, ये उस डिग्री के भी बराबर है। तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, प्लस होगी ना कि माइनस होगी। मेरी एक स्टूडेंट जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिग्री की थी, मेरी एक स्टूडेंट है जी जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री की। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन्होंने डिग्री की है तो उन्होंने इक्विवेलेंस बनवाया था कि मेरी जो डिग्री है वो बायोलॉजी के बराबर है। तो वो लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पे काम कर रही हैं। तो उन्होंने इक्विवेलेंस बनवाया था कि मेरी डिग्री जो है वो लेक्चरर बायोलॉजी के बराबर है। इसलिए फिर अब आपको भी इक्विवेलेंस बनवाना पड़ेगा कि मेरी जो डिग्री है वो एमए एजुकेशन के बराबर है। और ये आपको इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए होगा। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा, तब आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अभी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट्स की तैयारी है जी, बिल्कुल वो 9th 10th की किताब से आपको करनी पड़ेगी। 9th 10th की जो किताबें हैं वो, और एफएससी की किताबें, और जो भी बॉटनी जोलॉजी के एमसीक्यूज वगैरह आपको मिलेंगे इंटरनेट वगैरह से मैथ के, उनको भी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो 8वीं क्लास की जनरल साइंस है, ठीक है, 8वीं क्लास, 7वीं 8वीं क्लास की जो जनरल साइंस है उसमें से भी सवाल आएंगे। उसमें से भी सवाल आएंगे। ठीक है, जो 7वीं 8वीं क्लास की जनरल साइंस है उसमें से भी सवाल आ सकते हैं। तो जो लोग अभी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट्स, तो उनका तो इजीली हो जाता है। असिस्टेंट एजुकेशन की एलिजिबिलिटी और टेस्ट पैटर्न यही है कि 100, मतलब जीके का पेपर होगा। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का जो पेपर होता है वो जीके का होता है। और उसमें जो है वो तमाम डिग्रीज जो एलिजिबल है, आप भी एलिजिबल होंगी। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए बीएड ऑनर्स एजुकेशन जो है, सॉरी बीएड ऑनर्स, हाँ बीएड ऑनर्स जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए एलिजिबल होगा क्योंकि आपकी डिग्री ही एजुकेशन की है। तो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए तो एलिजिबल होगी। टेस्ट पैटर्न एमसीक्यूज का होगा, 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर होगा, जीके बेस होगा। और सवाल कोई किसी किसी का और सवाल। तो अब आप लोगों को पता चला कि एजुकेटेड जॉब्स की किस तरह तैयारी करनी है और क्या हिसाब किताब होगा। अब आपको एजुकेटेड जॉब्स का भी पता चल गया। तो अब आप लोगों को डायरेक्शन पता चल गई है। अच्छा, जिन लोगों ने पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें। ठीक है, गूगल लाइसियम यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो 21 अगस्त को जो है वो तमाम वीडियोस अवेलेबल होंगी। नहीं, आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछें, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मतलब एजुकेटेड आर्ट्स के लिए जो तैयारी करनी है 100 मार्क्स जीके की, वही सीट के लिए भी है जी, बिल्कुल। जो आपने एक दफा जीके तैयार करना है, एक दफा ही आपने जीके रेडी करना है, और वो आपका हर गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। जीके को आपने एक ही दफा तैयार करना है और आपको वो हर जगह पे काम आना है। जीके के बगैर गवर्नमेंट जॉब अधूरी है। तो जनरल नॉलेज जो है वो आपने एक दफा तैयार करना है और वो आपको हर जगह पे काम आएगा। और टीचिंग के अलावा बाकी जॉब्स में भी काम आएगा। ठीक है, टीचिंग के अलावा बाकी जॉब्स में भी काम आएगा। जस्ट एक दफा आपने रेडी करना है और आपको तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में काम आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन किसी का है तो काइंडली पूछें।
पासिंग मार्क्स मेरिट के हिसाब से बनेंगे जी, बिल्कुल मेरिट बनेगा। तो पासिंग मार्क्स 40 होते हैं। पासिंग मार्क्स तो 40 हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए बनेगा मेरिट। तो एक सीट आई तो टॉप 5 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दो सीट्स आई तो टॉप 10 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तीन आई तो टॉप 15 को बुलाया जाएगा। तो पासिंग मार्क्स 40 हैं। इंटरव्यू में आने के लिए पास होना भी लाजमी है, ये नहीं कि फेल वालों को वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। अगर एक भी बच्चा 40 नंबर ना ले सका तो फिर कोई भी इंटरव्यू देने नहीं आ सकेगा। ठीक है। फाइन ट्रेडर्स, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जिनका नाम फाइन ट्रेडर्स है, आयशा आयशा मरियम, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। काइंडली अपना सवाल जो है थोड़ा सा, बीएड जो एक है, बीएड जो वन है। देखिए, आपने 70+ मार्क्स लेने हैं। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स का वैसे तो। ठीक है, 80 मार्क्स का तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स, 80+। 80 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। 3 सेमेस्टर का जो बीएड होता है उसको ही बीएड ऑनर्स कहते हैं। नहीं जी, बीएड ऑनर्स जो है वो 4 साल का होता है। जो बीएड 3 सेमेस्टर वाला होता है वो अकेला बीएड है। जो 4 साल की बीएड की प्रॉपर डिग्री होती है 8 सेमेस्टर्स की, उसे कहते हैं बीएड ऑनर्स। और इस वीडियो में मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि एजुकेटेड जॉब्स अभी आई नहीं है, आनी है। ये वीडियो बनाने का पर्पज जस्ट ये था कि आप लोग अभी से जो है वो अपने आप को थोड़ा हल्का फुल्का तैयार करें, आप अपने आप को रेडी रखें। ठीक है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, यानी जब भी एडवर्टाइजमेंट आए आपके दिमाग में ये ना सवार हो कि मेरी तैयारी नहीं है। अभी जो फोकस है आपका वो दोनों पे होना चाहिए। जीके तो आपको करना पड़ेगा, जीके तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जीके के बगैर गुजारा नहीं है। अभी आप जीके भी करें साथ साथ और अपनी डिग्री का भी करें। ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ही है आपका बस। वो अभी अभी पता नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा। ठीक है। क्योंकि अभी वो तब बनता है कि जब आपका वो इंटरव्यू की कॉल आ जाए। फिर भी मैं पूछूंगा, मैं कल पूछ के तो आपको बताऊंगा, कल परसों पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का। तो वो मैं आपको बता दूंगा। और किसी का कोई सवाल है? देखें, जीके अगर आपकी डिग्री हो चुकी है तो जीके को भी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी जो बाकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें जीके ही आना है। तो जीके को भी से तैयार करें। जीके के बगैर जिंदगी अधूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो नहीं मिलनी जीके के बगैर। ओके जी। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी एजुकेटेड जॉब्स की, और आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। बाकी गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल अगर अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो गूगल लाइसेंस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं जो आपके काम आएंगी। ओके जी। अल्लाह हाफिज।